अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तू मिले मिल जाए राहत आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। गर्मियों का मौसम था, दोपहर का वक्त था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। वो सब हवेली के पिछले गार्डन में बैठी हुई आमों के साथ इंसाफ कर रही थी। यार, मुझे आम इतने पसंद है, बस दिल करता है आम ही आम हो और मैं हूँ और बस खाऊं। वो आमों की प्लेट अपने सामने रखते हुए बोली थी, जबकि सब उसके इस पागलपन पर उसे देखकर नफी में सर हिला गई। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता दोहा। और दोहा इन्हें घुर कर रह गई थी जब अचानक गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और सब ही जल्दी से उठी और पिछले दरवाजे से अपने अपने कमरों में जा घुसी कि डांट ना पड़ जाए कहीं। मगर दोहा ऐसा ऐसा चलती हॉल में दाखिल हुई और किचन में घुस गई थी और जल्दी से पानी का गिलास लिए वो किचन से निकली और सामने सोफे पर बैठे सरदार वहाद सुल्तान को देखा, जो कि अपना सर सोफे की टेक से लगाए आंखें मूंदे बैठा था। वो पानी उसने उसके सामने पानी किया तो वो आंखें खोलता पानी थाम गया था। खाना लाऊं आपके लिए, उसने पूछा तो वहाज ने आंखें खोलकर अपने सामने खड़ी दोहा सुल्तान को देखा, जो इस वक्त पर्पल फ्रॉक और प्लाजो पहने सर पर दुपट्टा लिए बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की। उसकी रंगत निखरी निखरी सी लग रही थी, मगर उसके गाल हर वक्त सुर्ख रहते थे, पंखुड़ियों जैसे लब, घनी पलकें। वो खूबसूरत थी, ये मानने में कोई आर नहीं थी। उसने ना में सर हिलाया तो वो किचन की तरफ बढ़ गई। जब वापस बाहर आई तो वो अपने कमरे में जा चुका था। वो उसके इस रवैये पर दिल महसूस कर रह गई थी। वो हर बार ऐसा ही करता था। वो दोहा मीर सुल्तान को नापसंद करता था। उसका लहजा हर किसी के साथ कितना नरम होता था और दोहा मीर सुल्तान के साथ बर्फ जैसा हो जाता था। उसे शायद नापसंद करता था दोहा मीर सुल्तान को। उसके दिल का हाल वो उसका खुदा जाने। वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आते उसने अपने लंबे बाल खोले और शीशे में इन्हें देखने लगी। उसके बाल कमर से नीचे तक आते थे। उसके बाल उसका इश्क थे। वो अपने बाल कभी नहीं काटती थी। फिर उसने सादा सा जोड़ा लिया और फिर कमरे में लाइट ऑफ करके पूरे कमरे में अंधेरा किया और एसी को चलाया, जो कि ना चला चलता कैसे, वो तो खराब था कब से। फिर उसने पंखा चलाया और अपने सिंगल बेड पर जाकर लेट गई थी और कुछ देर बाद वो सो चुकी थी। बाबा, हम इस यूनिटी पर ज़रूर जाएंगे, हमें नहीं पता, आप इजाज़त देना। वो कब से अपने बाबा की मिन्नतें कर रही थी, जो कि किसी भी सूरत में अपनी बेटी को खुद से दूर, इतनी दूर नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन दिल रुबा, हम आपको खुद से इतनी दूर नहीं जाने देना चाहते। जब अचानक स्टडी रूम में मीर दाखिल हुआ था। क्या हुआ ताया जान? दिल को क्या चाहिए मुझे बताएं, मैं ला देता हूँ। दिल उसे देखकर चेहरा फिर गई थी। मीर के दिल को कुछ हुआ था क्या? वो उससे नाराज थी? दिल, उसने उसे पुकारा तो दिल ने कोई जवाब नहीं दिया था। मीर ये नाराज जाना चाहती है ट्रिप पे यूनी के साथ, जबकि हम इन्हें खुद से इतना दूर नहीं भेज सकते, वो मीर को देखते हुए बोले थे, जबकि वो भी इतनी दूर का सुनकर हैरान हुआ था। दिल, आप इससे पहले कि वो कुछ कहता, दिल की आंखें ताईजान कुछ आंसू देखकर वो चुप हुआ और फिर ताईजान से बोला था, मान जाए नहीं हो कुछ होता। इससे पहले कि वो कुछ कहते दिल बाहर निकल गई थी। रोती हुई वो तायाजान को मनाकर अब दिल के कमरे में आया था, जो कि बेड पर पड़ी बुरी तरह से रोए जा रही थी। दिल, उसने उसे पुकारा मगर वो अनसुनी कर गई थी। दिल, दिल, मेरे दिल, इधर देखो यार, मत रो। क्यों अपनी आंखों से कीमती मोती ज़ाया कर रही हो? ये आंखें रोने के लिए नहीं बनी, खामोश हो जाओ। मैंने ताया जान से इजाज़त ले ली है, वो उसके पास बैठते प्यार से बोला था। एक तो वो उससे पहले भी नाराज़ थी और अब वो मुसलसल रो रही थी। मीर के दिल को कुछ हो रहा था। दिल, उसने बेबस होकर पुकारा था। ख़त्म कर दी है मोहब्बत की दास्तां तुम पर, ख़त्म कर दी है मोहब्बत की दास्तां तुम पर, दिल पर तुम्हारा नाम लिखकर कलम तोड़ डाला। आज कितनी मीटिंग्स हैं? वो चलते हुए अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा था। वो मजबूत तवाना मर्द, जो इस वक्त वाइट शलवार कमीज में मलबूस था, कंधों पर ग्रे शॉल लिए, काले बाल, काली आंखें और प्यारी सी दाढ़ी, जो कि उसके चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। वो गोरी रंगत का हामिद मर्द बहुत खूबसूरत था। जब भी कहीं से गुजरता हर कोई उसे मुड़कर जरूर देखता था। वो था जो इतना हैंडसम। सर, आज एक मीटिंग है और बाकी वैसे भी हफ्ते को कोई ज्यादा काम नहीं होता। जबकि उसकी बात सुनकर वो सर हिला गया था और लिफ्ट में दाखिल होते अब वो अपने फोन पर बिजी हो गया था। फिर वो लिफ्ट रुकने पर अपनी गाड़ी में बैठा और अहमद को ये कहना ना भूला था, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। जबकि अहमद अरे सर ही करता रह गया था और वो गाड़ी जुन से भगा ले गया था। गाड़ी में बैठते उसने एक कॉल मिलाई थी, जा रहा हूँ अभी, जबकि फ़ोन स्पीकर पर डाला था। हाँ शिरू, मैं घर आगे से कुछ कहा गया तो वो कहका लगा गया था, अच्छा चलो मैं रास्ते में तुमसे मिलता जाऊँगा। सही है। फिर उसने कॉल काट दी थी। 1 घंटे के सफ़र के बाद वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँचा था। फिर उसने एक बाग के बाहर गाड़ी रोकी और अंदर चला गया।
वहाँ हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, हर तरह के फूल और फल लगे थे। सामने एक काफ़ी बड़ा-सा दरख़्त था, जिसके एक मज़बूत तने के साथ पींग बाँधी गई थी और उसकी रस्सियों पर फूलों की वेल सजी हुई थी। पूरा झूला यूँ लगता था जैसे फूलों से सजाया गया हो। वो मुस्कुराया था, एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट। फिर वो चलता-चलता इस झूले के पास आया था और आँखें बंद की थीं, यूँ जैसे किसी की खुशबू महसूस करना चाही हो। मगर फिर वो आँखें खोल गया था। शायद वो अपनी मर्ज़ी की खुशबू ना महसूस कर सका था। उसके लब वाह हुए और उसके सहर तारी करती आवाज़ गूंजी थी। वहाँ, तुम्हारी खुशबू का मैं दीवाना हूँ, तुम्हारी खुशबू मेरी पसंदीदा खुशबू है। तुम्हारी खुशबू महसूस करने के लिए बहुत तड़पा हूँ, मगर अब और नहीं अज़ीज़म। अब तुम्हें वामिक सुल्तान की कैद में आना होगा और मेरे इश्क की तपिश इतनी ज़रूर है कि वो तुम्हारे दिल तक भी पहुँचे। और फिर वो मुड़ा और वहाँ से निकलता चला गया। कुछ देर बाद वो गाड़ी में बैठा जब उसे कॉल आई। सारी यार लेट हो गया हूँ, वो रोशे को फूल चाहिए थे तो मैं वो लेने चला गया था, माली से जो यहाँ के करीबी बाग में होता है। फ़ोन कान से लगाते ही उसे शीरू की आवाज़ आई थी, जबकि वो बस फ़ोन को घुर कर रह गया था। अच्छा फिर आज मैं नहीं आ रहा, अब वक्त काफ़ी हो गया है। और फिर सलाम दुआ के बाद वो फ़ोन बंद कर गया था। गुल यार, मुझे आज भी याद आता है हमारा इस बाग में जाना। उसने झट से जंगले पर कोहनियाँ टिकाए कहा था, जबकि दिल से उसे देखते बोली थी, क्या रोशे, तुम भी ना, लाला ने लाकर तो दिए ना तुम्हें वो फूल। जबकि इस बात उसकी बात सुनते रोशाने धुंधली होती आंखों को आसमां पर टिकाते दिल में सोच रही थी, मुझे वो बाग में मौजूद इंसान याद आता है, उसकी वो साहिर आंखें, उसकी वो वायलिन की धुन याद आती है, वो उसका बात करने का अंदाज, वो उसका चेहरा याद आता है। मुझे तो वो बाग वाला याद आता है। फिर वो खामोशी से नीचे चली गई थी, वरना गुल उसके आंसू जरूर देख लेती। अच्छा, अगर तुम अभी भी चुप ना हुई तो मैं अब जब लंदन जाऊँगा तो कभी वापस नहीं आऊँगा। उसने सोचकर कहा था, जानता था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, जबकि वो उसकी बात पर झटके से उठ बैठी थी। मीर और उसे नाराज़ नज़रों से देखा था। वो उसके इस अंदाज़ पर खुलकर हँसा था। ओके, ओके, मैं नहीं कुछ कहता, तुम चुप हो जाओ। और उसके आँसू पहुँचे थे और अपने हाथ से वो अब उसके उसे देख रही थी। क्या बाबा ने इजाज़त दे दी है? उसके पूछने पर वो सर हाँ में हिला गया, जबकि वो खुशी से उछल पड़ी। क्या सच्ची? मीर, हम नारायण जाएंगे? हाँ। और उसने सर हिलाया, जबकि अब वो बच्चों की तरह खुश होती बेड पर कूद रही थी, जब अचानक उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई। दिलरुबा, ये क्या तरीका है? वो उसे बेड पर उछलते देख बोली थी, जबकि वो जल्दी से नीचे उतरी थी और अब मीर के पीछे चुपकर खड़ी थी, इनसे बचने के लिए। और मीर ने इन्हें बहला फुसलाकर कमरे से बाहर निकाला, डांटा था और फिर वो दिल की जानिब मुड़ा था। दिल, आइंदा इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अब संजीदा लहजे में बोला था, जबकि दिल उसे आंखें फैलाकर देख रही थी। ऐसे वो कभी कभी ही बोलता था जब उसे दिल का किसी बात पर रोना बुरा लगता था, जबकि इसकी फैली आंखों को देख उसे बेख्तियार उस पर प्यार आया था और वो चेहरा फेर गया था। फिर दिल ने मुड़ते उसकी आंखों में देखा था, जहां उसके लिए प्यार ही प्यार था। वो नजरें झुका गई थी। जानती हो ना, ये दिल तुम्हारे नाम पर धड़कता है, तो मत तड़पाया करो दिल। वो उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोला था। दिल के गाल शर्म से लाल हो गए थे और वो शर्माकर नजरें झुका गई थी और फिर बाहर भाग गई थी। तुझसे वो आखिरी इश्क है मुझे, तुझसे वो आखिरी इश्क है मुझे, जो पहली बार हुआ है जाना। वो सोकर उठी तो देखा कि रात के 9 बज रहे थे। वो हैरान रह गई, उसे किसी ने नहीं जगाया था। वो जल्दी से उठी और नमाज पढ़ी। फिर वो नीचे गई तो उसके कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए थे। डाइनिंग हॉल का दरवाजा खुला हुआ था और सब डिनर कर रहे थे। उसने देखा था नाना जान कैसे वहां से बातें करते खाना खा रहे थे। सभी बैठे सुकून से खाना खा रहे थे, किसी को उसकी कमी महसूस नहीं हुई थी। बाकी ने किसी ने उसे नहीं जगाया था क्या? वो इतनी गैर अहम थी। उसका दिल दुख से भर गया। दोहा मीर भला क्यों किसी के लिए ज़रूरी होगी? वो वहीं से वापस चलती थी। जानती थी अब ये महफ़िल रात देर तक जमेगी। और अब वो छत पर बैठी हुई अधूरे चाँद को देख रही थी। मामा, बाबा, आई मिस यू। काश आप लोग मेरे पास होते। एक आँसू उसकी आँख से निकलकर बेमोल हुआ था और फिर वो हाथों में चेहरा छुपाए रोती थी। उसने जब से होश सँभाला था, उसने अपनी ज़ात को कहीं न कहीं इस घर में मिसफ़िट पाया था। वो थी शौक व चंचल सी बज़ाहिर, वो ज़्यादा बातें महसूस नहीं करती थी, मगर वही सबसे ज़्यादा हर चीज़ को नोट करती थी। उसने देखा था अपनी ज़ात का नज़रअंदाज़ होना। वो सबसे ज़्यादा नाना की मोहब्बत को तरसी थी, वो उसको नापसंद करते थे। इन्हें उसका वजूद हमेशा से ग्रां गुज़रता था और ये बात हर कोई जानता था, मगर वो नाना के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहती थी। उसे इनसे बेपनाह मोहब्बत थी। वो नाना के लिए कुछ भी कर सकती थी, मगर नाना उसको देखना भी पसंद नहीं करते थे। बाकी सब लड़कियों से उसकी दोस्ती थी, मामियाँ भी बस ठीक थीं। उसके साथ कभी जब मूड होता तो उसे सुना देती थीं, अपने मिजाज की मालिक थीं वो सब भी। दोहा मीर की ज़ुबान भी जब चलती तो अपना जादू दिखाती थी और अगले बंदे का पारा हाई करवा देती थी। तालीम भी उसको बस 10वीं तक दिलवाई गई थी।
वो भी इस इलाके के स्कूल से वो बहुत चीखी चिल्लाई, शोर मचाया, मगर उसको इसे आगे ना पढ़ने दिया गया। उसको इसकी ज़िंदगी में सुल्तान हवेली से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाती थी। इसे बहुत शौक था पढ़ने का, मगर उसका ये ख्वाब कभी पूरा ना हुआ था और शायद कभी होता भी ना। उसे वहाँ बैठे-बैठे वक़्त का एहसास ही ना हुआ। होश तो तब आया जब भूख से पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। वो उठी और नीचे की जानिब बढ़ी थी। कमरे में आकर उसने मुँह धोया और टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सब सोए हुए थे। वो बाहर निकली और आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की जानिब कदम बढ़ाए। किचन में जाकर उसने लाइट ऑन की और जल्दी से जाकर हाथ-पाथ देखा जहाँ नींद की रोटी पड़ी थी, वो भी आधी उसकी आंखों से बेख्तियार एक आंसू गिरा था। वो बहुत मजबूत लड़की थी, यूं बातों बातों पर रोती ना थी, मगर कभी कभी दोहा मीर खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। अपनों के रवैये भी कभी कभी इंसान को तोड़ देते हैं। अब भी उसने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और यहाँ दिन की रोटी पड़ी, वो भी आधी। वो मुड़ी और फिर वहीं चेयर पर बैठकर खाने लगी थी। वो खामोशी से बैठा अपना काम कर रहा था लैपटॉप पर, जब अचानक उसे कॉफी की तलब होने लगी थी। वो उठा और टाइम देखा, जो कि रात के 12 बज रहे थे। उसने स्लीपर पहने और कमरे से बाहर निकल गया था। नीचे आते किचन की साइड पर जब वो चलता किचन के करीब आया तो वहाँ की लाइट ऑन थी, यानी कोई था किचन में। वो ऐसा-ऐसा दरवाजे तक आया जब उसने देखा कि कोई शेल्फ के करीब खड़ा था। सर झुकाए वो उसे ही देख रहा था जब उसने देखा दोहा को, जो कि भीगे चेहरे के साथ अब चेयर पर बैठी खाना खा रही थी। उसने ताज्जुब से उसके आंसू देखे। क्या वो रो रही थी? मगर क्यों? वो किचन में दाखिल हुआ था जब दोहा यूं अचानक उसे देखकर डरी थी, मगर फिर खामोशी से अपना खाना खाने लगी। जल्दी जल्दी वो उसके पास आते वहां बैठ गया था। उसने हैरत से देखा था उसे खाते हुए। आज तो खाना बाहर से आया था, तो क्या वो नहीं जानती थी, या उसने खाना नहीं खाया था जो अब खा रही थी? वो भी दिन वाला खाना। वो जानता था कि वो कभी यूं पहले का पड़ा हुआ खाना नहीं खाती थी। उसने देखा वो अब खाकर जल्दी से उठी थी और बर्तन धोने लगी थी। दोहा, उसने पुकारा था। जी। वो डर कर मुड़ी थी। ये वक्त है खाना खाने का? जबकि उसके सवाल पर उसे वो वक्त याद आया जब वो डिनर करते हुए नाना जान के साथ हंस रहा था। जी क्यों? इस पर भी पाबंदी है क्या? सवाल का सीधा जवाब देना तो उसने सीखा ही नहीं था, जबकि उसके इस जवाब पर वो उसे घूर कर रह गया था। मेरे लिए कॉफी बनाओ। दोहा मीर सुल्तान। और वो जब गुस्से में होता था तो वो उसे पूरे नाम से पुकारता था। पहले तो उसका दिल किया कि नहीं बना के देती, मगर वो अब आधी रात को तमाशा नहीं चाहती थी और फिर वो कॉफ़ी बनाने लगी थी। साथ-साथ वो बुड़बुड़ा भी रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसने तो हैंड फ्री लगाए हुए हैं। तो वो कौन-सा सुन रहा था, जबकि वो उसकी गौरवशानियाँ सुन रहा था, क्योंकि वो बस हैंड फ्री लगाए बैठा था, फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा था। उसने कॉफ़ी बनाकर भात के सामने रखी थी और फिर किचन से बाहर निकल गई थी। वो भी अपनी कॉफ़ी लिए किचन से बाहर निकला था। उसे इजाज़त मिल गई थी। अगले दिन वो मीर के साथ शहर जाकर शॉपिंग कर आई थी। फिर उसने पैकिंग की और अब वो मीर के सर पर खड़ी उससे नए फ़ोन की डिमांड कर रही थी, जबकि पहले तो वो टालता रहा। फिर उसने उसके लिए नया फ़ोन ऑर्डर किया था और दिल खुशी-खुशी उसके कमरे से चली गई थी। जबकि उसके जाने के बाद वो उठा और ताया जान के कमरे की जानिब चल दिया था। उसने दरवाज़ा नॉक किया और इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुआ था। ताया जान, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जबकि वो मुस्कुराए और उसे बैठने को कहा था। हाँ, तो मीर क्या बात है? ताया जान, आप जानते हैं मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं और मैं बिज़नेस भी साथ-साथ सँभाल रहा हूँ। मेरा हॉस्पिटल भी बस कंप्लीट हो जाएगा जल्द ही और मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर के लिहाज से अपनी जॉब सँभालूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अब निकाह कर लूँ। उसने अब के इन्हें देखा था। अच्छा, तो तुम निकाह करना चाहते हो? कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? उन्होंने जाँचती नज़रों से इन्हें देखा था, जबकि मीर इस बात पर इन्हें देखकर मासूम शक्ल बना गया था। ताया जान, आप जानते हैं मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ। फिर भी, जबकि उसकी इस बात पर वो जानदार सा मुस्कुराए थे। बरखुरदार, हम जानते थे तुम यही कहोगे, लेकिन अभी हम दिल के बारे कोई फैसला नहीं करना चाहते। अभी वो छोटी है, जबकि मीर ने भी सर हिलाया। हम छोटी तो वाक़ई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़े। वो मुझे सोचे, वो मेरे नाम से जानी जाए। दिलरुबा सुल्तान के साथ मीर सुल्तान का नाम आए हमेशा। मीर, हम इस बारे में दिल के ट्रिप से वापस आने के बाद कोई फ़ैसला करेंगे, ठीक है ताया जान? मगर जवाब हाँ में होना चाहिए, मीर ने उनसे कहा था। तो वो मुस्कुराए थे और फिर बोले थे, मीर, तुम हमारे बेटों में से सबसे ज़्यादा हमें अज़ीज़ हो, फैसला तुम्हारे ही हक़ में होगा, ओके? तो अब हैदर तैमूर, तुम शर्त हार गए हो, तो तुमको हमारी बात माननी होगी। आज फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे है, तो अब जो भी लड़की इस कॉरिडोर से दाखिल होगी, तुम्हें उसे पटाना होगा और इससे आई लव यू कहलवाना होगा। जबकि उसकी बात सुनकर हैदर को कोफ्त हुई थी। ओके, हैदर तैमूर के लिए ये बाएँ हाथ का खेल है। और फिर वो कॉरिडोर के पास खड़ा हो गया। जब उसने देखा एक लड़की चलती हुई आ रही थी, उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। वो जो भी थी, खुले से फ्रॉक के साथ प्लाज़ो पहने हुए थी, ऊपर एक काले रंग की चादर लिए हुए थी, जो कि
उसके नाजुक से वजूद को ढांपे हुए थी। हाथों में कुछ किताबें थी, कंधे पर बैग और चेहरा छुपा हुआ था। आंखें नजर आ रही थी। हैदर ने बेचारी से सर झटका। ये तो कोई बहन जी टाइप लड़की है, पता नहीं पटेगी भी कि नहीं। ये तुम बोल रहे हो जिसके पीछे न जाने कितनी पागल है। हाशिर की बात सुनकर वो कहका लगाते बोला, तो हाँ, यही तो सही है, मगर उसे देख कर तो लगता है कि उसके साथ रहने से मेरा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। वो फिर इस लड़की की जानिब चल दिया और अचानक उससे टकराया था। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और इससे पहले कि वो गिरती, हैदर ने उसे थामा था और वो जो आंखें बंद कर गई थी, अपने आप को नीचे न गिरा महसूस करके उसने आंखें खोली थी और जल्दी से सामने देखा। जहां कोई उसे थामे खड़ा था, वो जल्दी से पीछे हुई थी, जबकि वो अब गुस्से से उसे घूर रहा था। अंधी हो क्या, देख कर नहीं चल सकती? जबकि इतनी सी बात पर हालांकि आंखें भीग गई थी। सॉरी बोलो। उसके गुस्से से बोलने पर उसने झुका सर उठाया और उसे देखकर, जबकि उसकी भीगी आंखें देख वह हैरान हुआ था। इतनी सी बात पर कौन रोता है? वो हैरत से उसे देखते बोला था, जबकि उसके ऐसा कहने पर वो उसे देखते सॉरी कहते नीचे झुकी और अपनी किताबें उठाई। हैदर उसे जाता हुआ देखता रहा था और फिर इसरार सा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। जब उसका फोन बजा, उसने देखा तो उसकी बहन की कॉल थी। वो मुस्कुराया और अपनी बहन का फोन उठाया था और फिर बोला था, चंदा, तुम्हारा सामान मेरे पास है। जो कुछ कहा था, जब गाँव आऊंगा तो लेकर आऊंगा। और फिर काफी देर बात करने के बाद उसने कॉल बंद की और अपने अपार्टमेंट में चला गया था। एयरपोर्ट से बाहर आते ही उसने गहरा सांस अंदर खींचा था और आंखें बंद करके खोली थी। वो मुस्कुराया था, पूरे इसरार मुस्कुराहट से वैसी मुस्कुराहट जैसी किसी को तबाह करने के बाद चेहरे पर आती है या किसी को तबाह करने के ख्याल से आती है। फिर वो मुस्कुराहट सिमट गई और यूं लगा जैसे वो कभी मुस्कुराया ही ना हो। अब वो पार्किंग की जानिब आया और अपनी गाड़ी में बैठा था और फिर गाड़ी जुन से भगा ले गया था। वो 5 साल बाद वापस आया था और क्यों आया था? इंतकाम लेने, किसी को बर्बाद करने। वो अपने स्टडी रूम में बैठे हुए कोई किताब पढ़ रहे थे जब कोई अंदर दाखिल हुआ था। उन्होंने सामने उसे देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। और नौजवान, आज अपने दादा की याद कैसे आ गई? उसे बैठने का इशारा करते वो बोले तो वो जानदार सा मुस्कुराया था। दादा, आपको मैं भूला ही कब था। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो लंदन की मीटिंग में कौन जा रहा है? वो अमिक का दूसरी मीटिंग्स है और बाकी सब भी कहीं ना कहीं फारिग नहीं है, तो लंदन कौन जाएगा? वो उसकी बात सुनते सोच में पड़ गए। फिर बोले, तुम चले जाओ, 2 दिन की ही तो बात है। जबकि वो हाँ में सर हिला गया। ओके, जैसे आप कहें। मुझे तुमसे एक मामला डिस्कस करना था वहाज, उन्होंने अजीब से लहजे में कहा। तो वो चौंक गया। जी कहिए, क्या बात है दादा? मैं चाहता हूँ कि मैं उस लड़की की शादी करके उसे किसी के साथ रुखसत कर दूं। मैं मजीद उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहाज ने पचीम्बे से इन्हें देखा। भला वो किसकी बात कर रहे थे? दादा, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। जबकि वो उसे देखते सर्द लहजे में बोले थे, मुझे इस घर में सिर्फ एक ही वजूद का नाम लेना पसंद नहीं। जबकि एकदम उसे समझ आया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वो दोहा मीर सुल्तान की बात कर रहे थे। एक वही वजूद उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। दोहा का नाजुक सा सुरापा उसकी आंखों में लहराया था। उसके दिल में हलचल मची थी। वो लब भींच गया। मगर दादा, अभी वो सिर्फ 18 साल की है और तारीख गवाह है। सरदार बहाद सुल्तान आज पहली बार दोहा मीर सुल्तान के हक में बोला था और शायद आगे भी बोलने वाला था। हमें इस चीज से कोई सरोकार नहीं। वो लड़की हमारे लिए ना पहले अहमियत रखती थी और ना ही अब रखती है। हमने अपने एक जानने वाले से बात की है। वो जल्दी ही कोई रिश्ता ढूंढकर हमें बताएंगे और हम इस लड़की को इस घर से चलता करेंगे। वो गुस्से से बोले थे, जबकि वहाज उनकी बात सुनता फकत सर हिला गया था। उसकी आंखों में बार बार दोहा मीर सुल्तान का सरापा लहरा रहा था। वो सर झटक गया। वो घर आते साथ अपने कमरे में घुस गई थी। 8वीं शाम तक सोती रही थी। अभी वो उठी तो शाम के 5 बज रहे थे। उसने शावर लिया और नीचे चली गई। वाह जी वाह, उठ गई महारानी जी, अम्मा ने उसे देखते कहा तो वो लभींच गई थी। अपने लिए खाना निकालते वो वापस कमरे की जानिब बढ़ी थी। उनकी ऐसी बातों की वो आदी थी। जानती थी वो हर काम में जहर घोलना उनका पसंदीदा काम था। उनकी बातों पर उसका दिल तो बहुत दुखता था, मगर वो कभी पास ना आई। उसको हर वक्त उसकी आमसी शक्ल सूरत के ताने देती। नौरीन भी बेगम कभी ना थकती थी। वो उनकी सौतेली माँ थी, मगर हाला के साथ आंख उनका रवैया बहुत बुरा था। वजह उसकी आमसी शक्ल सूरत थी। वो 4 बहन भाई थे। सबसे पहले राहिब कमाल शाह, फिर हसन शाह, फिर साले शाह और फिर हाला शाह। मामा की वफात तब हुई जब हाला 3 साल की थी। फिर बाबा ने दूसरी शादी कर ली। उससे उनके 2 बच्चे थे, एक सना शाह और एक शुराइन शाह, जो सबसे छोटा था। हालांकि सिर्फ शुराइन से ही दोस्ती थी, बाकी सना तो उससे जब भी बात करती, नौरीन बेगम उसे बातें सुनाती। भाई उसके बाबा के साथ बिजनेस और ज़मीनें संभालते थे। भाभियां उसकी तीनों काफ़ी अच्छी थीं और वो ज़्यादातर अपने भाई की बेटी को संभालते पाई जाती। इस छोटी सी 5 साल की गुड़िया में उसकी जान थी। आज उसका यूनी में पहला दिन था, जो कि बस गुजर गया किसी तरह। और आज का वाकया याद आते उसका दिल धड़का गया था। अगर उसे इस लड़के के साथ कोई देख लेता तो, ये सोचते वो कांप गई थी। फिर वो किताबें लेकर पढ़ने बैठी थी और फिर रात देर तक पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लगी उसे इल्म ही ना हुआ।
जैसे ही उनकी बस मरी में दाखिल हुई, दिल के लबों से वाह बेइख्तियार निकला था और हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखकर उसका दिल चाहा कि वो जल्दी से अब बर्फ खेले। वो क्यूट क्यूट सी मुंह बनाती इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी और कोई उसकी हर हरकत को बड़ी फुर्सत से देख रहा था। इन आंखों में एक अजीब सा सर तासुर था, लबों पर एक पुरइसरार सी मुस्कुराहट थी। वो बिलाशुबा एक हसीन मर्द था और वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। फिर कुछ देर बाद उनकी बस होटल पहुंची तो स्टूडेंट्स रेले की तरह बाहर निकले थे। फिर सब अपने अपने रूम्स की जानिब चल दिए थे। उनका ट्रिप पूरे 2 हफ्तों का था, सो सब आराम करने चले गए। घूमने का इरादा कल से था, मगर दिल कुछ देर सोने के बाद बालकनी में जा खड़ी हुई। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वो इस मंजर में खो सी गई। अब उसे अपने पेट में चूहे दौड़ते महसूस हुए, मगर वो कमरे से बाहर अपनी दोस्त थी जो उसने इधर उधर के साथ जाना चाहती थी। नजर दौड़ाई जब उसे अपने कमरे की बालकनी से दाएं तरफ एक सेब का दरख्त नजर आया, जिस पर इतने प्यारे प्यारे सेब देख उसके मुंह में पानी आ गया। उसने देखा तो वो दरख्त साथ वाले रूम की बालकनी के बिल्कुल सामने था। वो अगर इस बालकनी पर जाती तो वो सेब उतार सकती थी। उसने इर्द गिर्द देखा तो कोई ना था। वो जल्दी से इस बालकनी में कूद गई और फिर वो आराम से इस छोटी सी दीवार पर खड़ी हुई और हाथ आगे करते सेब उतारने लगी। उसे ये तक याद ना था कि अगर यहाँ से गिरती तो उसकी कोई हड्डी ना बचती। हाथ अचानक आगे करते उसका पैर फिसला और इससे पहले वो गिरती, उसके मुंह से जोरदार चीख निकली और वो दोनों हाथों से दीवार थाम गई। अगले दिन वो सब लड़कियां नरमीन के कमरे में घुसी गप्पे लड़ा रही थी जब हुदा ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जो किया था। ये देखो सब, ये जोड़ी कैसी है? दोहा ने झट ही ऑर्डर कर रही हूँ, किसी को कुछ मंगवाना है? हाँ, लैपटॉप अपने सामने किया था क्योंकि उसकी नोज पिन पहनने का शौक चढ़ा था। इन दिनों सुराख भी उसने 1-2 दिन में करवाना था। उसने नोज पिन सेलेक्ट की और हुदा को लैपटॉप दे दिया। दानैन उसको हैरत से देखते हुए बोली, तुमने नोज़पिन लेनी है? हाँ, वो सर हिलाकर जवाब दे गई। मगर तुम तो नहीं पहनती थी ना? उसने हैरत से पूछा। हाँ ना, मगर अब मेरा दिल करता है नोज़पिन पहनने को। और फिर वो लोग किसी और बात की तरफ मुतवज्जो हो गई, मगर दरवाजे में खड़े वहाज सुल्तान ने उसकी बात सुनी थी और वो जो किसी काम से आया था वापस मुड़ गया। वो कल से दादा की बात मुसलसल सोच रहा था, मगर ना जाने क्यों वो बेचैन सा था। वो इतने बड़े गांव का सरदार कल से सिर्फ इस बात पर बेचैन था कि दादा ने दोहा की शादी की बात की थी। वो उससे 10 साल छोटी थी। वो निहायत बदतमीज थी, अगले की कभी ना बनी थी। वो बंदे को मुंह पर जवाब देती थी। वहां से तो उसकी पहले भी इससे बात कम ही करता था, मगर उसे आज भी याद था जब दोहा मीर 8 साल की थी वो उससे कितनी अटैच थी। हर काम उसे कहती, वो उसकी हर बात मानती थी। और फिर इस एक भयानक रात के बाद वो चला गया था अमेरिका। दोहा बदल गई थी। जब वो वापस आया तो वो उसे पहचानती भी ना थी। ऊपर से उसका बदतमीजी करना, जवाब देना, इस सब से वहाज को उस पर गुस्सा आता था और वो उसे डांट देता। आहिस्ता आहिस्ता वो अजनबी से बन गए थे, मगर कल से उसका जहन मुंतशिर था दादा की बात सुनकर। हर हफ्ते उनके गांव में नाक और कान सिलाई करने वाली मासी आती थी और अब भी वो इसी का इंतजार कर रही थी। बाहर बाग में बैठकर बाकी लड़कियां भी बैठी गप्पे मार रही थीं। वो बार बार दरवाजे की जानिब देखती और फिर चक्कर काटने लगी थी। जब अचानक वहाज अपनी गाड़ी की जानिब जाता दिखाई दिया था। साथ नौकर ने उसका सामान पकड़ रखा था। वो दौड़ वो गाड़ी में रख रहा था। दोहा मीर उसे देख रही थी। वहां आज खुद पर किसी की नजर महसूस करके उसने इर्द गिर्द देखा तो उसे दोहा मीर खुद को दिखती महसूस हुई थी। दोनों की नजरें मिली थी। दोहा एकदम से रुख मोड़ गई और वहां सुल्तान का दिल जोरों से धड़का था। फिर वो गाड़ी में बैठते गाड़ी जिन से भगा ले गया। उसने मुड़कर गेट से निकलती उसकी कार को देखा था। वो आज भी उसके सीने में धड़कता था। वो उसके अंदर किसी मर्ज के जैसा था, जानलेवा। सुल्तान उसके अंदर, बाहर हर तरफ मर्ज जो उसके मरने पर खत्म होना था। वहाज था, वक्त गुजर गया, मगर वो आज भी वहाज सुल्तान के इश्क की कैद में थी। वो ऐसी कैद थी जिससे आज़ादी सिर्फ तब हासिल होती है जब उसकी रूह उसके जिस्म से आज़ाद होती। दोहा मीर सुल्तान आज भी वहाज की उस रात कहे लफ्ज़ों की कैद में थी। वो लफ्ज़ जो उसे बंजर कर गए थे। उस रात पुरानी दोहा मर गई थी और जो बच्ची थी वो कहीं अंदर दिल के एक कोने में सिसकती थी। वो पत्थर हो गई थी, मगर अपने जज्बात उसे छुपाने आ गए लोगों से। अपने पे गुजरी क़यामत की मैं वाहिद गवाह हूँ, अपने पे गुजरी क़यामत की मैं वाहिद गवाह हूँ, मैं ही जानती हूँ जो दर्द मैंने सहा है। अगले दिन उसने जब यूनी में कदम रखा तो उसे हैदर तैमूर सबसे पहले नजर आया था। वो निगाहें झुकाकर गुजर जाना चाहती थी, मगर वो उसका रास्ता रोक गया। बात सुनो लड़की, उसने पुकारा था। जी, वो अटक कर बोली थी। मुझे तुमसे सॉरी कहना था कल के लिए। सॉरी? उसकी बात सुनती वो बस सर हिला गई थी और इससे पहले कि वो वहां से गुजर जाती वो उसका हाथ थाम चुका था। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। हमारा हाथ छोड़े, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? तो फिर चलो कैफे में, मैंने तुम्हारी वजह से नाश्ता नहीं किया, तुम नाराज थी ना? जबकि वो अचंभे से उसे देख रही थी। मेरी वजह से?
क्यों? उसकी हैरत की इंतहा नहीं थी। तुम पर कल गुस्सा किया ना, इसलिए कुछ खाने को दिल नहीं किया। कल तुम रोई भी थी। सॉरी यार, अब से नहीं करूंगा। लेकिन हम क्यों जाएं आपके साथ? आप मर्द हैं और हम औरत। हम मर्दों से दोस्ती नहीं करते, वो रवानी से बोली थी, जबकि वो दिल में उस लड़के को गालियों से नवाजने लगा जिसकी वजह से ये बला उसके पल्ले पड़ी थी। यार, हमसे दोस्त बनकर रहेंगे ना प्लीज? मान जाओ वरना मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। हैदर ने अपने डिम्पल्स की नुमाइश की तो हाला का दिल बेअख्तियार धड़का। वो नजरें चुरा गई थी। वो इस वजीह शख्स को कैसे देखती? वो उसके काबिल ना थी, मगर फिर वो हैदर के बार बार बोलने पर मान गई और वो दोनों कैफे की जानिब चल दिए थे। हैदर मुड़ते पीछे खड़े अपने दुश्मन को आंख मार गया था। वो अंदर अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा था जब उसे बाहर किसी के चीखने की आवाज आई थी। वो जल्दी से एक काली बुनियान पहनता बाहर निकला तो सामने ही उसे दोहा नजर आई थी। वो आगे बढ़ा तो वो दिलरुबा थी। खौफ से पीला पड़ता चेहरा, आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी आंखें बंद थी और छत पर सेब गिरे हुए थे। वो समझ गया वो सेब तोड़ने आई थी। बेवकूफ, जेरे लब उसे लकब से नवाजते वो उसको पकड़कर ऊपर कर गया। वो किसी के हिसार में खुद को महसूस करके उसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। शाह ने उसे सीधा करते अंदर आकर बेड पर लेटाया तो वो बेहोश हो चुकी थी। खौफ से फिर काफी देर बाद उसे होश आया तो वो सीधी होकर बैठी। आप कौन? मैं शाह हूँ, उसके पूछने पर वो जवाब दिया गया। आपका शुक्रिया, आपने हमें बचाया। उसकी बात सुनते वो धीमा सा हंसा, उके, जबकि दिल अब उठकर उससे इजाजत लेते भाग गई। उसे वो बहुत अच्छा लगा था। मीटिंग से फ्री होते वो सीधा मॉल पहुंचा और फिर उसने वहां से अपने लिए कुछ ड्रेसेस लिए और नरमीन ने उसे कल कुछ चीजों की लिस्ट सेंड की थी। उसने वो तमाम सामान लिया और फिर बिल पे करता बाहर निकल गया जब अचानक उसके जहन में झमाका सा हुआ। कुछ जुमले उसे याद आए थे। मुझे नोज पिन पहनने को दिल करता है, तो मुझे नोज पिन ला कर देना इस बार जब शहर से आए तो। फिर मंजर बदला और फिर से उसे वो जुमले याद आए। नोज पिन, वक्त बदल गया और शायद जज्बात भी। एक टी सी उठी सरदार बहार सुल्तान के दिल में और उसके जुमले गाड़ी में गूंजे थे। तुम कितना दूर चली गई हो, मुझसे चाहकर भी वापस नहीं ला सकता वो वक्त, वो वरना खुद को मार देता। वो सब कहने से पहले वो मजबूत मर्द आज वो लम्हे याद करते जल्द से रो दिया था। आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसकी दाढ़ी में। फिर उसने गाड़ी मोड़ी और दोबारा से मॉल की जानिब गया। वहां पहुंचते उसने कदम ज्वेलरी कॉर्नर की जानिब बढ़ाए और नोज पिन्स निकलवाई थी, मगर उसे कोई भी पसंद नहीं आई थी। फिर लास्ट में उसे एक निहायत ही नाजुक सी चमकती हुई छोटी सी नोज पिन पसंद आई थी। उसने वो पैक करवाई और बिल पे करते वो बाहर निकला था। वो नोज पिन बहुत कीमती थी, बल्कि बिल्कुल उसकी मोहब्बत जैसी। ऐसा ऐसा हालांकि उसकी आदत होने लगी। वो हर वक्त उसके आसपास पाया जाता था। उसका उसकी केयर करना, उसका बातें करना, उसका हाला को यूं मोहब्बत भरी नजरों से देखना। वो रात देर तक उससे बात करता, उसकी तारीफ करता। हाला बुरी तरह उसके फ्रेब के जाल में फंस गई थी। वो जिसे मोहब्बत समझती थी वो एक धोखा था, फकत एक फ्रेब। आखिरकार हैदर तैमूर की जीत उसके करीब थी, बहुत करीब। हाला जी, हैदर के पुकारने पर वो उसे देखने लगी। तुमने मुझसे अब तक इजहार नहीं किया। क्या मतलब? कैसा इजहार? वो पूछने लगी। इजहार मोहब्बत। हैदर ने झुकते उसके कान के करीब सरगोशी की थी। हालांकि जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट गया था। वो चेहरा झुकाए भाग गई। पीछे हैदर तैमूर सरशार सा कहका लगा गया। रोशे, बात सुनो। जी भाई, आओ मेरे साथ। आ तुम शहर चलो, मुझे अरबाज की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। ऊपर से उसने फैमिली को लाने का भी कहा है, मगर मैं सिर्फ तुम्हें लेकर जाऊंगा। शहरोज की बात सुनते वो सर हिला गए। ठीक है। फिर वो दोनों मॉल के लिए निकल गए। रात हो गई थी उनको शॉपिंग करते। जब वो लोग फारिग होकर होटल से खाना खाकर बाहर आए तो शहरोज उसे बाहर इंतजार करने का बोलता। एक कॉल सुनने लगा था। वो आराम से चलती हुई पार्किंग की जानिब बढ़ गई जब अचानक कोई उसके पास से गुजरा था। उसने चेहरा तो ना देखा, मगर वो खुशबू पहचान गई थी। वो जैसे वो लाखों में पहचान सकती थी। वो तेज से चलते गाड़ी तक पहुंची। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने मुड़ते देखा तो वहां कोई नहीं था जब अचानक कोई तेज तेज चलता पार्किंग में आया। रोशा ने इससे पहले के सर से टिकाए कुछ समझती वो उसे खींच से दीवार के साथ लगा गया था। सर उसके उसने लंबा सांस भरा था जब अचानक वामी की आवाज गूंजी थी। अजीजम, तुम्हारी खुशबू को मैं लाखों में पहचान सकता हूँ। तुम्हारी सांसों का तेज होना इस बात का गवाह है कि तुम मुझे पहचान गई हो। रोशानी की आंखों में आंसू आ गया था। वो शख्स जो उसके दिल पर हुक्मरानी करता था सालों से, वो उसे कैसे ना पहचान पाती? वो उसकी आंखों में देख रहा था जहाँ इश्क की दास्तां रकम थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, किसी के कदमों की आवाज सुनते वो उसको देखते सरगोशी कर गया। मैं दोबारा आऊंगा। फिर वो किसी साई की तरह गायब हो गया जबकि शहरोज के आते ही वो गाड़ी में बैठ गई। वामिक सुल्तान गहरा मुस्कुराया था। वो शहरोज
वो शहरू की बहन थी। अगर वो पहले जान जाता तो इतना न तड़पता। बहुत जल्द तुम रोशाने राहिब कमाल से रोशाने वामिक सुल्तान बनोगी। आज वो खूबसूरत सा तैयार होकर यूं ही आई थी। आज खास वो हैदर के लिए तैयार हुई थी। वो उसे बताना चाहती थी कि वो उसके लिए क्या है, वो उसे कितना चाहती है। हैदर को लाइब्रेरी आने का बोलकर वो खुद भी वहीं चली गई थी। वो उसे ढूंढता जब वहां पहुंचा तो हैरान हुआ, क्योंकि वो पहले से इस तरह कभी तैयार ना हुई थी। हाला क्या हुआ, खैर है, वो पूछे बगैर न रह सका। हैदर, आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं, वो शर्माते हुए बोली थी। हैदर के दिमाग ने कुछ काम करना शुरू किया। उसने अपना फोन पॉकेट से निकालते कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग लगा दी। फोन हाथ में पकड़ते वो पीछे टेबल पर रख गया। क्या बताना है? वो ये कहकर कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, और फिर वो चेहरा झुका गई। शर्म से कहा, और दोबारा कहो। वो उसके इर्द गिर्द दीवार पर बाहों का हिसार बनाए बोला था। हालांकि शाह धड़कने बहुत तेज थी। दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। हम हाला शाह हैदर तैमूर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपके बगैर कोई भी लम्हा हम आप अब तसव्वुर नहीं करते। आई लव यू, वो कहते सर साथ चेहरा झुका गई, और हैदर तैमूर अपनी इस जीत पर सरशार सा कहका लगा गया था। उसकी गाड़ी विला में दाखिल हुई तो सामने कोई ना था। वो गाड़ी से उतरा और अपना सामान निकालने लगा, क्योंकि सुबह के 5 बजे थे और नौकर तो इतनी जल्दी आते ना थे। सरदार बहाद सुल्तान ने जैसे ही रुख मोड़ा, उसकी नज़र दूर गार्डन में बैठी दोहा की जानिब गई। वो शायद नमाज पढ़कर आई थी। उसका दुपट्टा नमाज के स्टाइल में बंधा था। वो मुड़ी और अपने हाथों में मौजूद गुलाब के फूलों को तोड़ा और फिर ऊपर हवा में उछाला था। उसके चेहरे पर जब फूलों की पत्तियां पड़ी तो वो आंखें नीचे खुलकर मुस्कुराई थी। उसको बच्चों की तरह खुश होते देखकर सरदार बहादुर सुल्तान धीरे से मुस्कुराया। दोहा के नाक में नोजपिन चमक रही थी। उसकी नाक पर वो नोजपिन बहुत अच्छी लग रही थी। सरदार बहादुर सुल्तान एक नोजपिन को देखता हार गया था, और वो नीली आंखों वाला सरदार अपना दिल हार गया था। फिर सामान उठाते वो अंदर की जानिब बढ़ गया। किसी ने ये मंजर जलती आंखों से देखा था, हसद में जलती हुई निगाहों से, और फिर उसके चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट फैल गई। वो जानती थी अब उसे क्या करना है। दिलरुबा को अगले दिन पता चला वो उनके फिजिक्स के प्रोफेसर शाह थे। उसे खुशी हुई, क्योंकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट भी फिजिक्स था। और फिर आज वो लोग बाजार गए थे। सबने कुछ न कुछ लेना था। वो एक दुकान पर खड़ी चूड़ियां देख रही थी जब उसे आवाज आई पीछे से, तुम्हारे हाथों में सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत अच्छी लगेंगी। वो मुड़ी तो पीछे शाह खड़ा था, जिसे जी उसने हैरत से उसे देखा। गाल एकदम लाल हुए थे। वो दुकानदार से चूड़ियां पकड़ चुका था और उसके सामने हाथ किया। मैं आई दिलरुबा। सुल्तान हाथ उसके आगे कर गई थी। शाह ने चूड़ियां उसकी कलाई में पहनाई थी, और दिल ने अपना हाथ उसके हाथ में देखकर उसकी तरफ देखा, जो कि उसे गहरी नजरों से देख रहा था। वो जल्दी से अपना हाथ खींचते वहां से भाग गई थी। धड़कनें संभाले न संभल रही थी। शेरू, मुझे तुमसे बात करनी है, वामिक उसको मुखातिब करते हुए बोला था। हाँ जी मेरे यार, बोल क्या हुआ, देख तहम्मुल से सुनना, गुस्सा ना करना। वो उसे देखते बोला, तुझे चोट लगी है क्या, जो यूं इतने आराम से बोल रहा है? शहरोज खैरियत से बोला। तू मेरी बात सुन पहले, फिर बोलना। वामिक फिर से बोला, अच्छा बोलो क्या बात है? वामिक उठा और दूर जा खड़ा हुआ। बात यह है कि तुम जानते हो ना, सालों से मैं किसी से इश्क करता हूँ। वो लड़की मुझे कल मिली और मैं उसे पहचान गया। वो भी मुझे देखते पहचान गई थी। यार, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। कौन है वो? शेरू तेजी से बोला। वो जानता था मामिक की सालों की मोहब्बत को। वो जानता था कि उसका यार कितना तड़पा था। वो उसका नाम रोशाने राहिब कमाल है। उसने रेस्टोरेंट से जाते उसकी तमाम डिटेल निकलवाई थी। तब उसे पता चला कि वो लड़की जिसके इश्क में वो न जाने कितने सालों से तड़पा था, वो उसके दोस्त की बहन थी। वो रोशाने राहिब कमाल थी, वो लड़की जिसने सबसे पहले उसके दिल पर दस्तक दी थी। क्या शेरू को झटका लगा था? हाँ, वो उसको देखता सर हिला गया था। मामिक और शेरू दोनों दोस्त थे, बचपन से जिगरी यार थे। वो दोनों जानते थे कि उनके खानदानों के दरमियान बहुत सालों से दुश्मनी थी। शाह और सुल्तान कभी एक नहीं हो सकते थे। दोनों खानदान बदले की आग में आज भी जल रहे थे, मगर शेरू और मामिक कभी जुदा ना होने वाले दोस्त थे, जिगरी दोस्त, एक दूसरे की जान थे। वो अब उन्हें कुछ तो करना था ना, कि वो दोनों यानी अब कोई प्यार करने वाला जुदा ना हो। वो दोनों एक नए अज़म से उठे थे। अब ना जाने किस्मत में क्या लिखा था। वो सब बाग में बैठी थी जब वहाँ रुकैया आई, और उसने सब लड़कियों को कुछ छापड़ दिए थे। उनमें वो सामान था जो कि सबने वहाँ वहाज से बोला था लाने को। दोहा खामोशी से वहां से उठ गई थी। उसने क्योंकि कुछ नहीं मंगवाया था कभी, ना ही कभी वहाज या किसी दूसरे ने बाहर जाते उससे पूछा था कि उसकी क्या लिस्ट है सामान की, जैसे बाकी लड़कियों से उनके भाई पूछते थे। उसकी तभी सिर्फ शॉपिंग होती जब वो लोग अपनी अम्मियों के साथ शहर जाती थी। दोहा मीर का भी दिल चाहता कि वो भी किसी से फरमाइश करे, मगर वहाँ कोई ऐसा ना था जो उसके दिल का हाल जानता। वो हमेशा आखिर में आती थी।
वो कमरे में आती फूट फूट को रो दी थी। उसके बाबा मामा होते तो उसकी हर ख्वाहिश मानते, अगर होते तो। वो न जाने कितने सालों से एक मोहब्बत भरी आगोश को तरसी थी, और अभी तो सामने वो मजीद रोकर अपनी आंखों का बुरा हशर करती दरवाजा बजा था। उसने खोला। रुकैया थी। आपको सरदार बुला रहे हैं। वो उसको आने का बोलते दरवाजा बंद कर गई थी। वो जल्दी से मुंह धोती अपने कमरे से निकली और वहाज के कमरे की जानिब चल दी थी। दरवाजा नॉक करने पर जब इजाजत मिली तो वो अंदर दाखिल हुई। आपने बुलाया था? उसने भारी आवाज में पूछा। वो मुड़ा और एक डब्बा उसको थमाया। ये लो, तुम्हारे लिए है ये। वो उसका भारी लहजा महसूस कर चुका था, यानी वो रोकर आई थी। मेरे लिए? उसे हैरत हुई। भला सरदार वहाज सुल्तान उसके लिए भी कुछ ला सकता है? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास आर्टिफिशियल थी इसलिए ये लाई है। वो उसकी नोजपिन को देखते बोला, जो अब भी चमक रही थी, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसने डब्बे में नोजपिन देखकर कहा था, हालांकि उसका दिल चाहा कि ले ले, मगर वो क्यों उसका एहसान लेती भला। तोहफे को इनकार नहीं करते, और तुमसे पूछकर नहीं लाए। मैंने इसे संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि उसके दिल ने ख्वाहिश की थी कि दोहा मीर सुल्तान वो नोजपिन पहने। दोहा ने वो डब्बी पकड़ी और कमरे से बाहर निकल गई थी। आप आखिर कब उसे घर से चलता करेंगे? वो तेज लहजे में उनसे बोली थी। बस कुछ वक्त, फिर जल्द ही वो यहाँ से चली जाएगी। वो तहम्मुल से बोले थे। आज मैंने फिर सालों बाद सरदार की आंखों में उसके लिए वो पुराने जज्बात देखे हैं। वो उनको देखते तो मुस्कुर से बोली तो वो चौंक गए थे। क्या तुम सच कह रही हो? वो हैरत से बोली। हाँ, और ध्यान रखिएगा कि ये बात सरदार को ना मालूम हो, वरना वो कहर बर्पा कर देगा। कभी भी दोहा मीर सुल्तान फिर हमारी जिंदगी से ना जा सकेगी। और फिर वो उठकर कमरे से चली गई, मगर जबकि वो गहरी सोच में गुम हो गए थे। ओह मेरी जान, वो प्यार से कहता, इससे पहले झुकते उसका माथा चूमता। वो जल्दी से बाहर भाग गई। वो जोर से हाथ दीवार पर मारता सरशार सा बाहर की जानिब गया था। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि हैदर तैमूर क्या है। उस लड़के को पार्किंग में बुलाते हैदर खड़ा था। जब वो वहां पहुंचा, हैदर उसको देखते बोला, ये देख साले, इस थर्ड क्लास लड़की ने मुझे आई लव यू बोल दिया, मानता है कि नहीं? हैदर उसको देखते बोला था। अच्छा, क्या सबूत है तेरे पास? वो उसे देखते बोला था। वहीं दूसरी तरफ एक वजूद जंजीर हुआ था। वो मुड़ा और इन लड़कों के थोड़ा करीब गया। ये देख। हैदर ने वो वीडियो चला दी जो उसने लाइब्रेरी में बनाई थी। वो पार्किंग एरिया में इस वक्त एक वजूद पर कयामत गुजर गई थी। वो लफ्ज, वो आवाज, वो चेहरा, वो कैसे भूल सकता था? वो तो हाला थी, हाला शाह। और फिर हैदर मुड़ा था। वहां पार्किंग में खड़े लड़के पर सातों आसमां आ गए थे। वो तो वही था ना जिसकी तस्वीर उसे कल हाला ने दिखाई थी। वो शख्स जो उसकी हाला की मोहब्बत था। वो सब जो उसे हाला ने बताया था। वो मुड़ा और वहां से चला गया। वो अभी इतना बड़ा ना था कि अपनी बहन को सच बताकर वो उसे टूटा हुआ देखता। और आज वो कराची जा रहा था नाना के घर, और वापस आकर वो अपनी बहन को वहां से बहुत दूर ले जाता। उसने सोच लिया था वो हाला को यहाँ ना रहने देगा। अपनी बहन को होश रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अंदर से कहीं वो टूट गया था अपनी बहन के दर्द का सोचते हुए। दोहा, दादा तुम्हें बुला रहे हैं। इरम के बताने पर वो सोच में पड़ गई थी। भला नाना को इससे क्या काम हो सकता है, मगर फिर भी उनके कमरे की जानिब चल दी थी। इजाजत मिलने पर वो अंदर दाखिल हुई थी। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, आओ इधर बैठो हमारे पास और हमारी बात सुनो। वो प्यार से बोले थे, जबकि दोहा मीर हैरान हुई थी उनके इतने प्यार से बोलने पर। जी। वो उनके पास बैठ गई। तुमसे कुछ मांगे दोगी हमें? वो उसके सर पर हाथ रखे पूछ रहे थे। नाना, दोहा मीर आपको जान भी दे दे, वो नम लहजे में बोली थी। क्या तुम हमारी पसंद के लड़के से निकाह करोगी? और ये सुनते दोहा मीर साकित रह गई थी। सरदार वहाज सुल्तान का चेहरा उसके सामने लहराया था। अगर तुम हमारी बात मान लोगी तो तुम हमारी मोहब्बत देखोगी, वरना फिर हमारा तुमसे कोई रिश्ता ना होगा। वो उसे बोले। भला वो कैसे फैसला करने का मौका देकर वो उसे बेबस कर गए थे। इनको छोड़ सकती थी, मगर एक मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसने उसे तब अकेला छोड़ा जब वो सबसे ज्यादा बेबस थी। वो बिलक रही थी, रो रही थी, मगर वो चला गया उसे छोड़कर, दूर, बहुत दूर। वो उसका जाना भूल भी जाती तो उसके लफ्ज जो खंजर की तरह दोहा मीर पर वार कर गए थे। और फिर इस पल दोहा मीर ने फैसला किया था। वो फैसला जो या तो उसे मुकम्मल तौर पर तबाही में धकेल देता, या फिर वो नाना की मोहब्बत उसे मिल जाती। और फिर उसने नाना की मोहब्बत चुन ली थी। मुझे मंजूर है, ये लफ्ज कहते दोहा मीर का दिल जैसे रुक सा गया था। नाना उसके सर पर हाथ फेरते सरशार से मुस्कुरा दिए थे। दिल यार, एक बात तो बताओ, ये सरशाह तुम्हें क्यों देखते हैं इतना क्लास में? जबकि दिल, हबीबा की बात सुनते सुर्ख पड़ी। वैसे ही नाना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें देखें और तुम उनके दिल का हाल ना जानती हो। वो हंसते हुए बोली तो दिल ने हैरत से उसे देखा। यार सच में मैं नहीं जानती कि वो ऐसे क्यों देखते हैं। शायद वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। जबकि दिलरुबा का दिल तेजी से धड़का था। मैं उनसे पूछूं?
वो जल्दी से बोली, हाँ ठीक है, जबकि दिल अब कश्मकश में थी कि शाह उससे मोहब्बत करता भी है कि नहीं। अब बस उसे शाह के जवाब का इंतज़ार था। हैदर, क्या हुआ है आपको? कल से ना आपने मुझे मैसेज किया, ना ही आपने मुझसे बात की है। हाला उसे देखते हुए बोली। तो वो बस कोफ से सर झटक गया। लो, आ गई तुम्हारी हाला। विकी की बात पर वो उसे घूर कर रह गया था। हैदर, हाला ने फिर से पुकारा था। क्या मसला है? जाओ यहाँ से, मेरा सर ना खाओ। आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं हमसे? वो हैरत से बोली थी। जैसे तुमसे करनी चाहिए। वो उसको देखता तो मुस्कुर से बोला तो हाला का रंग फक हुआ। आप हमसे नाराज हैं? वो हैरत से बोली थी। इतनी सी बात पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। देखो, यहाँ से दफा हो जाओ, मेरा वक्त बर्बाद ना करो। अब वो गुस्से से चीखा था, जबकि हाला ने साकित नजरों से उसे देखा था। तो क्या कह रहे हैं आप? वो हैरत ज़दा थी उसकी इस बेरुखी पर। वो पहले तो ऐसा ना था, वही जो तुमने सुना। आप हमसे मोहब्बत नहीं करते? वो किसी खौफ के ज़ेरे असर पूछ रही थी। कौन सी मोहब्बत? हैदर तैमूर उसे देखते तो मुस्कुर से बोला था, जबकि हाला सुन हो गई थी। आंखों से आंसू बुरी तरह बह रहे थे। उसकी सिसकी वहां गूंजी थी। वो हमारा ख्याल रखना, हमें प्यार से देखना, वो रात भर बातें करना, वो सब क्या था? वो हिचकियों के दरमियान बोली थी। वो बस एक शर्त का हिस्सा था, एक धोखा था, एक फ़रेब था। हाला शाह, हैदर तैमूर ने उसके कान में पिघला हुआ शीशा उड़ेला था। हाला शाह बर्फ हो गई। इस पल वो पल उसके लिए क़यामत थे। हैदर, वो बेयकीनी से बस ये बोल सकी थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भला हैदर ऐसा कैसे हो सकता है? वो हाला का यकीन कैसे तोड़ सकता है? वो अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा मत करो प्लीज़। वो उसके पैरों में झुकी थी, अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। वो लड़की इस तंगदिल से उसके पैरों में झुकी। हाला शाह अपनी मोहब्बत के लिए झुकी थी, मगर वो जानती ना थी कि वो जिसके पैरों में झुक रही है तो वो मोहब्बत के नाम से भी नावाकिफ है। देखो, तुम मेरे काबिल नहीं हो। तुम जैसी सांवली लड़की मेरे साथ कहाँ अच्छी लगेगी। हैदर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला था। हाला उसे देखती रह गई थी। ये थी उसकी मोहब्बत, और फिर हाला शाह अपनी मोहब्बत हार गई। हैदर तैमूर बस एक शराब था, एक धोखा था। हाला उठी और वहां से निकल गई। आज हाला शाह अपना मान, अपनी इज्जत, अपना गरूर सब हार गई थी। टूटे हुए पत्तों की तरह बिखरे हम तो, टूटे हुए पत्तों की तरह बिखरे हम तो, किसी ने समेटा भी सिर्फ जलाने के लिए। वो कमरे में आई तो तब भी नाना के अल्फाज उसके दिमाग में घूम रहे थे। वो साकित सी चलती बेड पर लेट गई थी। नाना ने अपनी मोहब्बत के बदले उससे उसकी मोहब्बत की कुर्बानी मांग ली थी, और दोहा मीर ने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। वो मोहब्बत जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी, मगर कभी कभी हमारी किस्मत में कुछ और लिखा होता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। वो नाना की मोहब्बत को तरसी थी बचपन से। अब अगर उसे मौका मिला था तो फिर वो क्यों ना उनकी मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर जाती। मामा बाबा के बाद वो सबसे ज्यादा अटैच अपनी अम्मा बी के साथ थी, जिन्होंने उसकी परवरिश की थी। मगर फिर एक क़यामत आई और गुजर गई। सब तबाह हो गया था। दोहा मीर ने सब खो दिया था। सब कुछ। किसी ने उस रात उसकी बी अम्मा को कत्ल कर दिया था बेदर्दी से, और फिर सब बिगड़ गया था। वो अब भी इन लम्हों को सोचती अपना दिल तेजी से धड़कता महसूस करती थी। वो उसका उसे पहचान लेना सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशबू से रोशाने राहिब कमाल को हैरान कर गया था। यानी वो भी उसके इश्क की आग में जल रहा था। रोशे का प्यार यकतरफा ना था। उफ, वो उसकी जानलेवा सरगोशी रोशे के कान में गूंजी थी। वो दिल से मुस्कुराई थी। वो कितना खूबसूरत बोलता था। उसकी वो सहर अंगेज आवाज। रोशे उसके ख्यालों में खोई हुई थी। जब बाहर शोर उठा था, वो जल्दी से बाहर निकली तो सब खुशी से एक दूसरे के गले मिल रहे थे। वहां कुछ नए चेहरे भी थे। ओह! उसे याद आया था आज उसकी फूफो ने आना था ना। उसे याद आया। वो सर पर हाथ मारते आगे बढ़ी और सबसे मिली। फूफो उसे अपने पास बिठाए बोली, राहिब, आज मैं तुमसे रोशी का हाथ अपने रोहान के लिए मांगती हूँ। उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। जबकि उनकी बात सुनते रोशानी कुछ बोलने के काबिल ही ना रही थी। उसका रंग एकदम उड़ा था। उसने बाबा को देखा, जो कि मुस्कुराकर अपनी बहन को देखते बोले, हमें रोहान रोशे के लिए पसंद है। रोशे के हलक में आंसुओं का गोला अटका था। वो जल्दी से उठकर ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। हाला मुर्दा कदमों से यूनी से बाहर निकली थी, और तब तक ड्राइवर उसे लेने आ चुका था। वो गाड़ी में बैठी थी। एक आखिरी नज़र उसने यूनिवर्सिटी की बड़ी सी इमारत को देखा और फिर हिचकियों से रो दी थी। उसकी सिसकियां गाड़ी में गूंज रही थी। बेटा, क्या हुआ? आपको करम बाबा बोले, और वो उनके घर के पुराने मुलाजिम थे। हाला कुछ ना बोली, बस रोती रही। फिर कुछ देर बाद वो बोली तो बस इतना, गाड़ी रोकें। जबकि अकरम बाबा गाड़ी रोक गए थे। वो गाड़ी से उतरी तो देखा सड़क पर बहुत रश था। उसे इधर देखा ना उधर, सड़क पर भागी, जबकि अकरम जो उसे ही देख रहे थे जल्दी से गाड़ी से उतरे। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे ठोकर मारकर जा चुकी थी। हाला अजियत से मुस्कुराई थी। वो आखिरी अजियत भरी मुस्कान। वो लड़की अपनी मोहब्बत में धोखा ना बर्दाश्त कर सकी और मौत को गले लगा बैठी थी। उफ, हाला शाह, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो लड़की जो ज़िंदगी से बहुत प्यार करती थी, उसे एक दरिंदे ने अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फँसाकर उसे तोड़ दिया, और इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी हारना बेहतर जाना था।
उस बेवफा की याद के आगे, और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। सर से मुसलसल खून बह रहा था। अकरम उसे जल्दी से अस्पताल ले गए थे और फिर 6 घंटे बाद उसके लब हिले थे। वो अपने शुराइन को भुला रही थी। वो पहली फ्लाइट से वापस आया था। जब उसे खबर मिली कि उसकी बहन ने अपनी जान लेनी चाहिए है, वो साकित हो गया। यानी कि वो जान गई थी सब। वो मोहब्बत जिसका उसे भ्रम था, वो फ़कत एक फ़रेब थी। वो बाहर खड़ा था आईसीयू के। जब उसे पता चला कि हाला उसे बुला रही है, वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ था। न जाने कितने ही आंसू उसकी आंखों से बेमोल हुए थे। शुराइन, वो अटक अटक कर बोली थी। वो लड़का सिसक उठा। हाला की हालत ख़राब हो रही थी। आप ही हाला, आप ही क्या कर, जुबान से टूट टूट कर लफ्ज़ निकल रहे थे। वो उसे बता रही थी कि कैसे हैदर तैमूर ने उसे झटक दिया। वो सिसकती रही, रोती रही। इस ज़ालिम को रहम ना आया। आप ठीक हो जाएं, हम उससे बदला लेंगे आप ही। वो बोला तो हाला नफ़ी में सर हिला गई। मैं मर जाऊंगी। उसको चाहना मेरी गलती नहीं, गुनाह था। तुम मेरी डायरी मुकम्मल करना शेर मीन। मैं अपने दिल का किसी गैर मुनासिब ज़मीन में बो दिया और फिर वो मुरझा गया। ये कहते ही उसका सांस रुका और फिर हाला शाह हर कैद से आज़ाद होकर मौत को गले लगा गई थी। वो खुदा से शिकायत करेगी उसके बेरहम बंदों की। यार, एक मसला हो गया है। वो परेशानी से अपना माथा मसलता बोला था। क्या हुआ, सब खैर है? वामिक ने हैरत से पूछा था। बाबा साईं ने फूफो को रोशे के लिए हाँ कर दी है। वो बोला तो वामिक सुल्तान की धड़कनें सुस्त पड़ गईं। तो क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। वो लड़खड़ाते लहजे में बोला था। फूफो ने रूहान के लिए रोशे को मांगा था। बाबा साईं ने हाँ कर दी है। जबकि वामिक सुल्तान ये सुनता झटकों की जद में था। ये क्या, कैसे? अभी तो वो मुझे मिली थी और अब यूं हो गया। नहीं शेरू, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा जनून है। खुद से ज्यादा उसे चाहा है। ऐसे कैसे किसी और का होने दूं? शेरू, मैं खत्म हो जाऊंगा। यार, तू तो मेरा दोस्त है ना। मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, चाहे फिर वो कत्ल ही क्यों ना हो। जबकि उसकी बात सुनता शेरू बे आसमां को देख रहा था। जब उसे एक ख्याल आया, हाँ अब बस एक एक ही यही तरीका है। और फिर उसने जल्दी से वामिक को कॉल की थी। दोहा किचन में खड़ी थी जब उसे बुलाया कि नाना साईं उसे बुला रहे हैं। वो दुपट्टा सही करते मुल्तान खाने की जानी बड़ी थी। इससे पहले वो बता चुके थे जिससे उसका रिश्ता किया गया है वो उसे देखने आएगा आज। जब वो बैठक के दरवाजे के पास सामने पहुंची तो उसका दिल चाहा यहाँ से भाग जाए। अब वापसी का रास्ता ना था। वो हाँ कर चुकी थी। डूबते दिल के साथ वो अंदर दाखिल हुई तो नाना ने उसे अपने पास बिठाया था। ये है दोहा। वो सामने बैठे वजूद को देखते बोले थे, ओह अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अलवी हूँ, आपके दादा का बिजनेस पार्टनर। उसने सलाम किया तो दोहा झुके चेहरे के साथ सर हिला गई। अभी तक उसने सामने ना देखा था। अगर हम कुछ देर अकेले में बात कर लें तो? सामने बैठा वजूद बोला तो दोहा को यकीन था नाना मना कर देंगे नहीं। मगर उसका यकीन तब टूटा जब वो बोले, हमें कोई एतराज नहीं। वो हैरान रह गई थी। भला वो ऐसे कैसे किसी के साथ भी अकेला छोड़ सकते थे? और जब हसन उठा तो मजबूरन उसे भी उठना पड़ा था। कल उसे हीरा ने कहा था कि वो उसके साथ मॉल जाए तो दिलरुबा हैदर को बताकर आई थी आज के वो अपनी दोस्त के साथ मॉल जाएगी। जबकि अब वो दोनों शॉपिंग करने के बाद फूड कोर्ट में बैठी खाना खा रही थी। वैसे यार, तुमने अच्छा नहीं किया सर शाह के प्रपोजल को मना करके। हीरा बोली तो वो उसे देखकर रह गई। यार, मैंने शाह को कहा था कि वो कुछ वक्त इंतजार करे, मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाने दे, फिर वो रिश्ता भेजे मेरे घर। ऐसा तो कुछ गलत नहीं कहा जो तुम उस तरह बोल रही हो। हाँ, ये भी ही है, हीरा बोली। फिर वो दोनों बिल पे करते बाहर निकली थी। पार्किंग की जानिब आते हीरा को एकदम याद आया कि उसका फ़ोन अंदर रह गया है। तो वो उसे रोकते बोली, अंदर की जानिब बढ़ी। दिलरुबा चलती-चलती पार्किंग में आ गई, जहाँ दूर-दूर तक कोई ना था। इससे पहले कि वो कार का दरवाज़ा खोलते अंदर जाती, किसी ने उसके मुँह पर रुमाल रखा और वो बेहोश हो गई। और फिर हाला शाह मनोमट्टे तले जा सोई थी। उसको कब्र में उतारते शुराइन ने एक अहद किया था खुद से, हैदर तैमूर से बदले का अहद। और वो वापस घर गया और उसने हाला की डायरी पूरी की थी जो कि वो लिखा करती थी। उसने वहाँ लिखा था कि हाला शाह क्यों मरी, कैसे मरी, कौन था उसकी मौत का जिम्मेदार। शायद ये डायरी सबूत थी कि हाला शाह की मोहब्बत का क्या अंजाम हुआ। और फिर वो चला गया हमेशा के लिए। अब अगर वो लौटेगा तो सिर्फ इंतकाम के लिए। वो फूफो के कमरे में आ गई थी अपने कमरे में जाने के बजाय और फूट फूट कर रो दी थी। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैं कैसे अपनी मोहब्बत के बगैर रहूंगी? उसकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर वो उठी और वजू करके आई जाए नमाज लेने के लिए। उसने अलमारी खोली और पलटी तो नीचे कुछ गिरा था। उसने देखा तो वो कोई डायरी थी। उसने उठाकर देखी तो वो उसकी फूफो हाला शाह की डायरी थी जो उसकी फेवरेट फूफो थी। वो डायरी एक तरफ रखते उसे बाद में देखने का सोचते। नमाज पढ़ने लगी थी। फूफो के कमरे की सफाई वो खुद करती थी। इसके अलावा वहाँ कोई ना आता था। फिर नमाज पढ़ने के बाद वो उठी और डायरी खोली थी। उसने अपनी तमाम बुरी सोचें झटक दी थी। अब जो होगा देखा जाएगा। खुदा पर उसे पूरा यकीन था। पढ़ती जा रही थी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी
उसके चेहरे के तासरात बदलने लगे थे और फिर काफ़ी देर बाद जब उसने किताब बंद की तो उसकी आंखों में बेनतहा आंसू थे। फुप्पो की मौत की वजह सुल्तान खानदान का सबसे छोटा बेटा हैदर तैमूर था। काश वो शख्स मेरे आगे कभी ना आए, वो गुस्से से बोली थी और फिर डायरी लिए वहां से निकल गई। उसने कमरे में आते अपने छोटे चचा को कॉल की थी। अब बस वही बता सकते थे कि सुल्तान खानदान के साथ क्या हुआ, क्योंकि इस डायरी में उनका भी जिक्र था। हेलो, शुराइम शाह बात कर रहे हैं, वो जल्दी से बोली थी। हाँ रोश बच्चे, मैं ही हूँ, वो जवाब देते इस वजह पूछने लगे और फिर रोशे के सवाल पर वो कुछ देर खामोश हो गए थे और बोले, सुल्तान खानदान हमारे साथ वाले गांव में रहते हैं। और फिर वो उसे सारी दास्तान सुना गए थे। उसे होश आया तो वो किसी के कमरे में थी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, कोई अंदर दाखिल हुआ और आने वाले को देखकर वो साकित रह गई। शाह आप? हाँ मैं रुबा, कुछ देर बाद हमारा निकाह है, तैयार हो जाओ। जबकि सर की बात सुनते वो झटके से उठी थी। क्या कह रहे हैं ये आप? हाँ रुबा, निकाह होगा और अभी होगा। यार इस बात को समझो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। अब निकाह कर लो वरना फिर इस जगह से कहीं जाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। जबकि दिल कुछ देर तो बैठी रही मगर फिर वो राजी हो गई इस निकाह के लिए और कुछ देर बाद वो दिलरुबा सुल्तान से दिलरुबा शुआइब शाह बन गई थी। जो भी था उसके दिल में शाह के लिए मोहब्बत थी। आंसू चुप चुप कर तो वो भी देखती थी। उसका नरम लहजा दिलरुबा सुल्तान को भाता था। शाह की नज़रों में प्यार उसने देखा था। अब उसे शिद्दत से वो बैठी थी और शाह अंदर दाखिल हुआ। दिलरुबा उसने शिद्दत से पुकारा था तो वो खुद में सिमट गई थी। वो उसके पास बैठा था। आपने अच्छा नहीं किया ये, उसने कहते थोड़ा पीछे होना चाहा तो वो उसे झटके से अपने करीब करता। उसके होंठों पर झुका था और कतरा कतरा उसकी सांसों को खुद में उड़ेलने लगा। कुछ देर बाद पीछे होते वो उसके चेहरे पर आए, अपनी कुर्बत के रंग देखने लगा। दिलरुबा उसके सीने पर सर रखे लंबे लंबे सांस ले रही थी। ये रिश्ता अभी किसी को ना पता चले, वक्त आने पर मैं खुद सबको बताऊंगा। वो उसके करीब होते सरगोशी कर रहा था। कल यूनी के बजाय तुम मेरे घर आओगी, कल मैं अपना हक वसूल करूंगा तुमसे, कल तुम मुकम्मल मेरी हो जाओगी दिलरुबा सुल्तान। और दिलरुबा सुल्तान शर्मिला सा मुस्कुराई थी। अभी इतनी जल्दी हमारी रुखसती नहीं हुई। उसके बोलने पर दिलरुबा बोली तो शाह ने उसे देखा और बोला, अब तुमसे दूरी सुहाने रूह है दिल भर जाना। और फिर वो उसे घर छोड़ गया था। दिलरुबा उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन वो धड़कते दिल के साथ शाह के अपार्टमेंट गई थी और फिर शाह ने दरवाज़ा खोला। ओह मेरी छोटी सी जान, इतनी जल्दी आ गई, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। शाह उसे देखकर बोला तो वो अंदर दाखिल हुई तो शाह ने उसे जूस दिया। फिर वो उसके साथ किचन में मिलकर नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ते को टेबल पर रखते शाह ने उसे भी अपने साथ बिठाया था। चलो शुरू करो, मगर मैं करके आई हूँ। उसके बोलने पर वो उसे एक झटके से उठाकर अपनी गोद में बिठा चुका था। अब बोलो, जबकि दिलरुबा कुछ बोलने के काबिल ना रही थी और फिर शाह उसे लुकमे खिलाता गया और वो खाती गई। नाश्ता खत्म करके उसे उठाए वो रूम में लाया था और बेड पर लिटाए उस पर साया सा कर गया था। शीशा, दिलरुबा ने उसे पुकारा था। ना मेरे सुकून, मैं आज कुछ भी नहीं सुनूंगा, चलो मेरी शर्ट के बटन खोलो। जबकि उसकी बात सुनते वो सरनफी में हिला गई थी। जाना, तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं, चलो खोलो जल्दी करो। उसके बोलने पर वो आहिस्ता से उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी और फिर वो एक झटके से शर्ट उतार गया था। दिलरुबा ने डरते उसे देखा था। जब उसने दिल को पुकारा था, दिलरुबा जी, वो जल्दी से बोली थी, किस ऑन माई लिप्स। जबकि शाह के सुगम पर वो सुर्ख हुई थी। न नहीं, वो सरनफी में हिला गई थी। करनी तो तुम्हें पड़ेगी दिलरुबा जाना, वरना तुम्हारे लिए ही मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। जबकि उसकी बात सुनते वो सुर्ख हुई और ऊपर होते उसके होंठों पर अपने लब रख गई थी। और फिर शाह उसे खुद में भींच गया था और यूं ही कतरा कतरा वो उसके नक्श नक्श को अपने लबों से मौतबर करता गया। आज वो दोनों एक हो गए थे और आगे क्या होने वाला था उसका अंदाजा किसी को ना था। वो दोनों एक दूसरे में गुम किसी और ही जहां में थे। वह हाथ दादा के कमरे में दाखिल हुआ था और वो परेशान चेहरा लिए बैठे थे। क्या हुआ दादा साईं? वो उनके पास आते बोला था, तुम्हें एक काम सौंपा। वो सवाल लहजे में बोले थे। क्या काम है दादा साईं? मैं करूँगा, वो बोला तो वो मुस्कुराए थे। बेटा, हमारी ज़मीन है एक बहुत बड़ी कागान में, जिस पर दूसरी पार्टी के लोग कब्जा किए हुए हैं। वो ज़मीन हमें बहुत प्यारी है। तुम जाओ कागान और ये मसला संभालो, क्योंकि अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, वरना वो हमारी ज़मीन हमसे छीन लेंगे। वो अपना सर पकड़ते बोले तो वह हाथ सर हाँ में हिला गया था। जी, कब जाना है? परसों रात की फ्लाइट है, वो उसे देखते बोले थे। ओके। और फिर वो बाहर निकल गया था। वो सुनसी अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने लैपटॉप पड़ा था और वामिक सुल्तान की तस्वीर थी सामने। काश आप सुल्तान खानदान से ना होते, वो हसरत से बोली थी, या फिर मुझे आपसे कभी इश्क ना होता, हम कभी मिले ना होते। उसे शुराइम शाह ने सारी कहानी बताई थी, एक एक बात। महज एक शर्त की खातिर कितने लोग तबाह हुए थे। एक ने खेल शुरू किया था और एक ने ख़त्म किया, मगर फिर भी ना जाने कितनी जिंदगियां उससे मुतासिर हुई थीं, शुमार करना नामुमकिन था। और हैदर के साथ क्या हुआ था
बहुत दिन से हाला को उसने ना देखा, तो वैसे भी अब उससे कोई सरोकार ना था और वो अपनी ज़िंदगी में खुश था। 2 साल बाद मुझे तुमसे तलाक चाहिए तो मतलब चाहिए, वो चीखते हुए बोली थी। क्यों चाहिए तुम्हें तलाक? बस एक बार वजह बता दो, मैं इस वजह को ख़त्म कर दूँगा। जिया, जबकि उसकी बात सुनते वो ज़ख्मी सा हँसी थी। तुम हो वजह, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। मैंने क्या किया है? वो दर्द से बोला था। उस लड़की में उसकी जान थी, वो हैदर तैमूर की चलती सांसों की वजह थी और वो ही आज उसकी जान निकालने पर तुली हुई थी। तुमने एक मासूम की जान ली है हैदर, और मैं तुम्हारे जैसे कातिल के साथ नहीं रह सकती। वो सिसकते हुए बोली थी। मैंने किसकी जान ली है? वो तड़प कर बोला था। तुमने हाला शाह की जान ली है, उसे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसको धोखा दिया और फिर उसी दिन मर गई। तुमने मारा था उसे, तुम्हारी वजह से मरी थी वो। जिया बोलती उसको पत्थर का कर गई थी। उसने कहा था तुम्हारे धोखे ने मुझे मार दिया और फिर वो सच में मर गई। और फिर जिया खान हैदर तैमूर को छोड़कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। वो उसको याद करता था, बेतहाशा करता था, मगर वो लौट कर नहीं आई थी। कभी अपने 8 साला बेटे के साथ हैदर तैमूर बिल्कुल अकेला हो गया था और फिर वो लोग शहर से सुल्तान विला आ गए थे। वामिक हमेशा एक अलग शख्सियत का मालिक था। वो जिया के बाद बिल्कुल खामोश हो गया था, हैदर तक से बहुत दूर हो गया था और फिर उसकी ज़िंदगी में आई थी रोशाने राहिब कमाल, जिससे वो इश्क कर बैठा था। दुआ, आज तुम जाओ मिसबा के साथ और अपनी बड़ी मामी के साथ जाकर जो भी शादी की शॉपिंग करनी है कराओ। नाना की बात सुनते वो सर हिला गई थी। बस उफ, उसका दिल कर रहा था कि कहीं भाग जाए, मगर क्या करती। बस नाना की मोहब्बत की लालच में वो सब भूल गई थी। उसे नाना की मोहब्बत मिल जाती और उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसने बचपन में ख्वाब देखा था, एक वहाज सुल्तान की दुल्हन बनने का ख्वाब, मगर उस रात के बाद उसने अपने सारे ख्वाबों को नोच कर अपनी आंखों और दिलो दिमाग से निकाला था। वहाज ने कहा था मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, तो वो निकल गई, उसकी ज़िंदगी से चली गई। उसकी ज़िंदगी से वो छोटी सी बच्ची आज भी उसके अंदर सिसकती थी। रोशे, चलो आज मेहंदी है, मैं और तुम जाएंगे, तैयार हो जाओ, 2 घंटे हैं बस। शेरू की बात सुनते वो तैयार होने चल रही थी। वैसे भी कल फूफो के कहने पर उसकी और रोहान की मंगनी की रस्म होनी थी। सब तैयारियां मुकम्मल थीं। वो लग तो खुश रही थी, मगर वो खुश ना थी। ये बात वो दिल में छुपाए बैठी थी। रोशाने कैसे खुश होती भला? जब दिल किसी और के पास था, वो किसी और से मोहब्बत करती थी, तो भला कैसे वो रोहान शाह के साथ एक मुकद्दस रिश्ते में बन जाती? मगर उसे खुदा पर यकीन था कि कुछ न कुछ तो बेहतर था उसमें, उसके लिए वो उसका खुदा जानता था। आज उसकी शेरू से मुलाकात हो चुकी थी और वो लोग एक फैसले पर पहुंचे थे। अब बस एक ही रास्ता था रोशाने को वामिक सुल्तान का बनाने के लिए। उन्होंने प्लान कर लिया था उन्हें क्या करना है, और उसमें शामिल था वहाज सुल्तान भी और ईसा सुल्तान भी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। दिल शाह से रोज मिलती थी। वो ये बात अपने घर वालों से छुपा गई थी और उसका पढ़ाई में दिल मसरूफ़ था, इसलिए वो फिर उसे ज़्यादा तंग ना करता था। वैसे भी वो अपना नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था, इसलिए वो भी मसरूफ़ था। शाह, दिल ने उसे पुकारा था। क्या हुआ मेरे सुकून? वो उसे अपने सीने पर सर रख के देख बोला था। और वो मुझे एक बात बतानी है आपको। क्या? वो उसे देखते बोला। वो आज शाम को बताऊँगी, जब सब होंगे। ओके। और फिर शाम में वो तैयार होकर बाहर आई तो शाह उसे देखता रह गया था। उफ़! वो हुस्न की मूरत, दिलरुबा। आज शाह ने अपने कुछ जानने वालों और दोस्तों को बुलाया था। इन दोनों ने एक साथ कपल डांस किया था और फिर दिलरुबा उसका हाथ पकड़ते माइक के पास गई थी। शाह, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या हैं। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं, इश्क है मेरे शाह। आई लव यू। और फिर शाह उसे देखकर कहका लगाकर हंस दिया था। अच्छा। फिर उसने माइक पकड़ा था और सबकी जाने मुतवज्जो हुआ और उससे मिलने सब ये मेरी सबसे प्यारी। और फिर वो रुका और दिलरुबा को देखकर मुस्कुराया और बोला रखेल, जबकि दिलरुबा को सुनने में लगा कि उससे गलती हुई है, मगर फिर उसकी गलतफहमी दूर तब हुई जब वो बोला था बगैर किसी रिश्ते के किसी के साथ रहना, उससे ताल्लुक बनाकर रखना रखेल का ही काम है ना? तो मतलब ये मेरी रखेल हुई? दिलरुबा उसको देखते साकित हो गई थी। शाह, उसने लरजते वजूद से कहा था। हाँ, ये कड़वा है मगर सच है जाना। तुम एक रखेल के अलावा कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। वो उसको देखता दिलरुबा की जान निकाल गया था। शाह, उसने बेयकीनी से उसे पुकारा था। उफ! उसका दिल यूं था जैसे किसी ने खींचकर बाहर निकाल दिया हो। दिलरुबा, सुल्तान से सांस नहीं लिया जा रहा था। तुमसे जो निकाह किया था ना, वो भी नकली था जाना। निकाह के कागजात के बजाय इस जगह इस चीज़ के कागज से कि तुम दिलरुबा सुल्तान शुमाइल शाह की खुद को छूने की इजाज़त देती हो। तुम उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाना चाहती हो, जबकि दिलरुबा सुल्तान इस वक्त यूं हो गई जैसे जान ही ना हो, बिल्कुल साकित पत्थर की मूरत। आप हमसे मोहब्बत नहीं करते? एक आखिरी उम्मीद से उसने पूछा था। तुमसे मोहब्बत? तुमसे बस बदला लिया है तुम्हारे भाई की इस गलती का, जिसने मेरी बहन को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। पूछना उससे हाला शाह का, वो उसकी वजह से मर गई थी। तुम तो बस एक बदला लेने का जरिया थी मेरे लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी तुम। दिलरुबा सुल्तान। दिलरुबा सुल्तान की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुसलसल उसे अपना वजूद गंद लग रहा था।
खुद से घिन आ रही थी उसको, किस तरह उसने छुआ था, कराहत हो रही थी अपने वजूद से उसे। शाह और बाकी लोग उसे देख रहे थे, हंसते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए। जिल्लत से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो लड़खड़ाते कदमों से मुड़ी और बाहर निकल गई थी। बाल बिखरे हुए थे, वो मुसलसल रो रही थी, आंखें सुर्ख थीं। फिर वो चलते चलते कहीं दूर निकल आई थी। वो वीरान सी जगह थी, कोई वो चलते चलते ठोकर खाकर गिरी थी और फिर वो रो दी थी दर्द से। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं मरी क्यों नहीं? जब अचानक उसे सब घूमता हुआ लगा और वो होशो हवास खो बैठी थी। सब खामोशी से बैठा था। उसके हाथ में सिगरेट था, पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था। अच्छा हुआ मैंने बदला ले लिया, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। दिल से आवाज आई, कैसा लगा उसको धोखा देकर? तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया? तुमने उसकी बहन को तबाह किया और उसके साथ झूठा निकाह किया, उसके साथ ताल्लुक बनाया, उसकी इज्जत लूट ली तुमने। हैदर ने बस तुम्हारी बहन को धोखा दिया, तुमने उसकी बहन को तबाह कर दिया, उसके पास कुछ न छोड़ा। तुम भी एक भेड़िए हो। शमूएल शाह, उसका दिमाग और जमीर एक दूसरे से जंग लड़ रहे थे और वो बेबस था। अब मीर जल्दी घर आओ, एक मसला हो गया है, तैमूर साईं ने उसे कॉल करके कहा था और वो जल्दी घर आ गया था। दिल न जाने क्यों इतना तेज धड़क रहा था। क्या हुआ? उसने आते साथ पूछा था। दिलरुबा घर नहीं आई अभी तक, और उसकी सहेली से भी बात हुई है, उसने भी कहा कि दिल आज यूनी नहीं आई। लेकिन दिल को खुद ड्राइवर यूनी छोड़कर आया था, अब ना जाने वो कहाँ चली गई है। वो परेशानी से बोले थे। उसके दिल को कुछ हुआ था, दिलरुबा। और फिर वो बाहर निकल गया था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आने लगे थे। उसने फ़ोन खोलते देखा तो साकित रह गया। वो कुछ तस्वीरें थीं, किसी अननोन नंबर से सेंड की हुई, सब दिलरुबा की थीं। कहीं वो दुल्हन बने सुर्ख दुपट्टा लिए पेपर्स पर साइन कर रही थी, तो कहीं वो किसी मर्द के गले लगी हुई थी। एक में वो उस मर्द के सीने पर सर रखकर सोई थी और उसकी हालत नाकाबिले कबूल थी। मीर के हाथ लरजने लगे थे जब अचानक उसको कॉल आई। उसी नंबर से उसने कांपते हुए हाथों से यस पर क्लिक किया और कॉल ओपन की। अपनी महबूबा की तस्वीरें देख ली तुमने मीर सुल्तान? अब सुनो, वो दिलरुबा मेरी ना जाने कितने अरसे बीवी रही। बीवी का मतलब जानते हो ना मीर? बीवी थी मगर नाम की। उससे जो निकाह किया था वो नकली था, जो कि वो भी नहीं जानती थी, और उससे मेरा ताल्लुक बहुत ही गहरा था और आज उसे मैंने सब बता दिया। रखेल को यहीं ख़त्म किया, मगर इसकी वो उजड़ी हालत उफ मज़ा दे गई, बिल्कुल वैसे या इससे भी बदतर जैसे मेरी बहन की थी। तब जब उसे हैदर तैमूर ने बताया था कि उसकी मोहब्बत बस एक खेल थी, उसने बस एक शर्त जीतने के लिए मेरी बहन को अपनी झूठी मोहब्बत में फंसाया था। आज उसकी बहन का भी यही हाल किया मैंने, और अब वो ना जाने कहाँ है। जाओ, अगर मिल गई तो सही, वरना समझना कि मर गई है। और फिर कॉल बंद हो गई थी। मगर मीर, उसकी दुनिया उजड़ गई थी, वो उस पर एक कयामत गुजर गई थी, मगर वो अब भी जिंदा था। उसे दिलरुबा का ख्याल मार रहा था, ना जाने वो कहाँ थी, किस हाल में थी। एक आंसू उसकी आंख से निकल कर गिरा था। वो स्टीयरिंग पर सर रखे सिसक उठा था। उसकी मोहब्बत थी दिल, जिसे उसने बचपन से चाहा था, और फिर जल्दी से उसने कार स्टार्ट की थी और सड़कों पर अंधाधुंध चलाई थी कि कहीं दिल उसे मिल जाए। और फिर रात के 12 बजे जब वो हिम्मत हारता एक जगह गाड़ी रोके बाहर निकला था दिल, और पूरी शिद्दत से चीखा था। उसे एक वजूद अपनी जानिब बढ़ता दिखाई दिया था। कौन हो? वो लड़का बोला था। किसकी तलाश कर रहे हो? उसने फिर से सवाल किया था। कोई गुम हो गया? कोई लड़की? तुम्हारा नाम मीर है ना? वो मुसलसल सवाल कर रहा था, जबकि उसकी आखिरी सवाल पर मीर चौंका था। उसने झटके से सर उठाया था। तुम्हें कैसे पता? वो उलझते हुए बोला था। वो लड़की तुम्हारा नाम ले रही थी जब वो हमें मिली थी। तो कहाँ है वो? मीर लड़खड़ाते लहजे में बोला था। और फिर दिलरुबा मीर को मिल गई थी उजड़ी हालत में। वो उसे वहां से लिए जल्दी से अस्पताल गया था। वो लोग अभी ही पहुंचे थे होटल में, और सबसे पहला जो चेहरा उसने देखा था वो था वामिक सुल्तान का। मगर वो आगे बढ़ गई थी धड़कते दिल से और सबसे मिली थी। कुछ देर बाद फंक्शन शुरू हुआ तो वो बाहर निकल गई थी, लॉन में चली गई थी, और वामिक भी उसके पीछे गया था। रोश, उसने पुकारा था। जी। उसने उसे देखते कहा था। किसकी इजाजत से तुमने रिश्ते के लिए हाँ की थी? वो कौन होते हैं हमें कुछ कहने वाले? उसे देखते बोली थी वामिक ने। एक कदम आगे बढ़ाया तो उसने उसे घुर कर देखा था, और फिर वो झुकते उसका मुंह दबोच गया था। तुम? मीर जल्दी घर आओ, एक मसला हो गया है, तैमूर साईं ने उसे कॉल करते कहा था। अपनी महबूबा की तस्वीरें देख ली तुमने मीर सुल्तान? अब वो सुनो, दिलरुबा मेरी ना जाने कितने अरसे बीवी रही है। इसकी मोहब्बत बस एक खेल थी, उसने बस एक शर्त जीतने के लिए मेरी बहन को अपनी झूठी मोहब्बत में फंसाया था। और फिर जल्दी से उसने कार स्टार्ट की और सड़कों पर अंधाधुंध चलाई। किसको तलाश कर रहे हो? उसने फिर से सवाल किया। कोई गुम हो गया? कोई लड़की? तुम्हारा नाम मीर है ना? मीर लड़खड़ाते लहजे में बोला था, और फिर वो उसे वहां से लिए अस्पताल चला गया था। वो लोग अभी पहुंचे थे होटल में, और सबसे पहला जो चेहरा उसने देखा था वो मामिक सुल्तान का था। किसकी इजाजत से तुमने रिश्ते के लिए हाँ की थी? वो कौन होते हैं हमें कुछ कहने वाले? वो उसे देखते बोली थी। मामिक ने एक कदम आगे बढ़ाया था तो उसने उसे घुर कर देखा था, और फिर वो झुकते उसका मुंह दबोच गया था।
मैं भी देखूंगा कि कैसे तुम किसी और की सेज सजाओगी, क्योंकि मैं किसी और को इस काबिल नहीं छोड़ूंगा। तुम अब मेरा वो रूप देखोगी कि मरने को दिल चाहेगा तुम्हारा, मगर मरने तो तुम्हें मैं अब दूंगा नहीं। उसके वजूद में कोई हलचल नहीं हुई थी तब तक, और फिर उसे पता चला कि दिलरुबा को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, उसकी जान खतरे में थी। मीर बेबस था। उसने तैमूर साईं को भी बुला लिया था और वो उसकी बातें सुनते दिलरुबा को मारने के दर पे हो गए थे। उनकी बेटी उनके नाक के नीचे सब करती रही और वो जान ना पाए थे, मगर मीर ने इन्हें अपनी कसम देकर रोका था। और फिर 2 घंटों बाद दिलरुबा की हालत थोड़ी बेहतर हुई थी, मगर उसकी जान अभी भी खतरे में थी। कोई उम्मीद ना थी कि वो ठीक हो जाएगी। मीर सद्दे में झुका उसके लिए दुआ मांग रहा था। वो उसके लिए अब भी बहुत ज़रूरी थी, उसकी मोहब्बत थी वो एक बार ठीक हो जाए, उसे ज़िंदगी दे दे अल्लाह प्लीज़। और फिर उसकी सुन ली गई। दिलरुबा की हालत ठीक हो गई, वो अब खतरे से बाहर थी। वो सजदा शुक्र करता जल्दी से रूम की जानिब गया था और फिर उसे घर ले आए थे। जैसे ही उसे होश आया, मगर वो गुमसुम थी। हैदर को जब से पता चला था कि हालांकि भाई ने दिलरुबा से बदला लिया है, वो डिप्रेशन में था। पहले जिया का उसे छोड़ जाना और फिर दिलरुबा का ये हाल, उसकी हालत ख़राब थी। वो मुकम्मल टूट गया था। एक कमरे में बंद हो गया था वो, और दिलरुबा वो जीती जागती लाश बन गई थी। ना बोलती, ना खाती, ना पीती। बी अम्मा उसके पास रहती थी हर वक्त, और मीर, उसने एक पल भी उसका साथ ना छोड़ा था। एक वही बस उसका अपना था। मीर ने सब कर लिया, मगर वो बोल ना सकी थी। उसकी दिमागी हालत ठीक ना थी अभी। वो कहीं बैठती तो फिर वहीं बैठी रहती, उसे होश ना रहता था अपना। वो आधी आधी रात को कमरे से भाग जाती। वो लोगों को देखकर खौफ महसूस करती थी, सिवाय मीर के। एक दिन उसकी हालत खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी। मीर उसे अस्पताल लेकर गया था और फिर जो उसे पता चला वो सुन हो गया था। दिलरुबा सुल्तान प्रेग्नेंट थी और फिर वो चला गया था। वो दुख से सोच रही थी, मुझे इससे मोहब्बत है, मगर किस्मत का सितम ये कि वो मेरी फूफो के कातिल का की औलाद है। इस फूफो की जो मुझ पर जान छिड़कती थी। मैं कैसे इस इंसान से मोहब्बत कर सकती हूँ? उसका बाप मेरी फूफो का कातिल है, यानी वो कातिल की औलाद है। उसने ये बात जब तैमूर साईं को बताई तो वो बस दिलरुबा को मार देना चाहते थे, और वो इससे घिन महसूस करते थे। उसके वो बाबा जो उस पर जान छिड़कते थे, अब उसको देखना तक पसंद नहीं करते थे। इससे घिन आती थी इन्हें। दिलरुबा अभी कुछ नहीं बोलती थी, मगर फिर जब उसे पता चला वो शाह के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसने अपने बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। वो तो जैसे मुकम्मल तौर पर ज़हनी बीमार हो गई थी। मीर ने उसे खुद को कुछ ना करने दिया, और उस दिन हद हो गई जब उसे पता चला कि तैमूर साईं ने दिलरुबा को कुछ ऐसी पिल्स दी थी जिससे उसका बच्चा मर जाए। जबकि ये देख उसे बहुत गुस्सा आया था, और फिर उसने फैसला किया था, दिलरुबा से निकाह का फैसला। दिल बस उसकी बात मानती थी, और फिर उसकी बात मानते उसने कबूल है, कबूल है, कबूल है कह दिया था। वो उसकी बीवी बन गई थी, और फिर वो उसे वहाँ से ले गया था लंदन। मगर जो पिल्स तैमूर साईं ने दिल को दी थी उनका असर हुआ था, और दिलरुबा का मिसकैरेज हो गया था। वो तो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती थी, मगर मीर की तवज्जो से वो दिन ब दिन बेहतर हो रही थी, और इनका रिश्ता आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो गया था। मगर जब भी उसे कुछ पुराना याद आता वो पैनिक हो जाती थी। और फिर एक दिन मीर जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसे पता चला कि वो बाप बनने वाला है। उस दिन उसे लगा उसे सब मिल गया हो, उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। दिल भी नॉर्मल रहती थी। ये बात उसने पाकिस्तान नहीं बताई थी। दिल का वो अब भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, बिल्कुल किसी अनमोल चीज़ की तरह। और फिर 7 माह बाद दिलरुबा की हालत ख़राब हुई थी, बिल्कुल पहले के जैसे। और वो जब अस्पताल पहुँचे तो उसके ऑपरेशन का कहा था डॉक्टर ने, और वहाँ था वो ही था, और बस दुआ कर रहा था। उसकी सांसें अटकी हुई थी। एक तरफ उसका बच्चा था तो दूसरी तरफ उसकी बीवी थी। नर्स उसके पास आई थी। आप बताएं, आप अपनी बीवी या बच्चे में से किसको बचाना चाहते हैं? वो उससे पूछ रही थी, और उसे लगा वो पुलिस रात पर खड़ा है। उसने पेपर्स पकड़े और फिर कुछ सोचते साइन कर दिए थे, जबकि नर्स वो पेपर लेते अंदर चली गई थी। और कुछ देर बाद उसके हाथ में एक नन्ही परी दी गई थी। मेरी वाइफ? उसने पूछा तो डॉक्टर नफ़ी में सर हिला गए थे। वो ठीक नहीं है, उनकी जान को अभी खतरा है, शायद हम इन्हें बचा ना सके। ये प्रीमेच्योर डिलीवरी है, तो आपकी बच्ची को ऑक्सीजन में रखा जाएगा। और फिर उससे बच्ची ले ली गई थी। दोनों गाँव में कोहराम मच गया था। ईसा सुल्तान को शेरू शाह की गोली लगी थी और वो बुरी हालत में अस्पताल में था। अस्पताल में आग लगने से पूरा अस्पताल तबाह हो गया था, और फिर वो मर गया था। पंचायत बुलाई गई थी, और फिर सरदार वहाज ने फैसला किया था, शहरोज शाह की बहन रोशाने को वनी किया जाए या फिर शेरू की जान दे दी जाए बदले में। और फिर शाह खानदान ने रोशे राहिब कमाल को वनी कर दिया था। उसका निकाह मामिक सुल्तान से करके उसे हवेली लाया गया था और उसे शहर ले जाया गया था, वामिक के फ्लैट में। और वो तब से रो रही थी। उसके बाबा ने उसे वनी किया था। वो बाबा जो उससे बहुत प्यार करते थे। वो शहर वामिक के साथ आई थी, सारे रास्ते रो रो कर, और फिर वो गाड़ी में सो गई थी।
जहाँ से वामिक उसे उठाकर लाया था। फ्लैट में उसे बेड पर लिटाकर वो वापस बाहर चला गया था। ऊपर कंबल देकर सामने उसके लिए खाना बनाया और फिर जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो तब भी सो रही थी। ईसा सुल्तान बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ नहीं हुआ था। जब ये बात सुल्तान वाला विला वालों को पता चली तो सुनकर सबने शुक्र का सांस लिया, मगर कोई बाहर वाला बंदा ये बात नहीं जानता था। वो जब बाहर 2 मिनट के लिए गया तो उसने जल्दी से आंखें खोली थी। वो तो जाग गई थी मगर नाटक कर रही थी। मगर जैसे ही वो फिर कमरे में आया उसने आंखें बंद कर ली थी। वो झुककर उसका माथा चूम रहा था। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो अजीजम, तुम मेरा सुकून हो। और अब वो उसके चेहरे के नक्श नक्श को चूम रहा था, जबकि रोशे उसके पहले लम्स पर कांप सी गई थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, जबकि वो उसकी लड़ती पलकें देखकर जान गया था कि वो जाग चुकी है। उसने उससे पुकारा था, रोशाने वामिक सुल्तान मेरी तरफ देखो। उसकी पुकार पर वो आंखें खोल गई थी। देखो, आज से तुम मेरे नाम हो गई हो, तुम मेरे नाम से पुकारी जाओगी, मुझसे पहचानी जाओगी। अब हर जगह तुम मेरी सांसों से भी कहीं ज्यादा अजीज हो मुझे अजीजम। और फिर वो उससे देखने लगा जिसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा था कि वो लोग उसके साथ मनी वाला सलूक करेंगे, जबकि वो तो जैसे प्यार जता रहा था। ये बात रोशे को हैरान कर गई थी। क्या आप मेरे साथ बनी वाला सलूक करेंगे, वो सवाल कर रही थी, जबकि मामी बस मुस्कुराया था। नहीं मेरी जान, तुम्हारे साथ महबूब बीवी वाला सलूक करूंगा मैं। और फिर वो झुकते उसके गाल पर लब रख गया था। उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। वो वामिक, उसने उसे पुकारा जैसे वामिक को अपने नाम सबसे प्यारा आज पहली बार लगा था। मुबारक हो, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर के बताने पर वो होश की दुनिया में आया था। ओह तेरा शुक्र है यारब। और फिर वो उसके रूम की जाने बढ़ा था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो दिलरुबा आंखें बंद किए लेटी थी। दिल, उसने पुकारा था। वो उसे देखते सिसक पड़ी थी और फिर वो उसे खुद में समेट गया था। उसने ये खबर पाकिस्तान दी थी कि उसके घर बेटी हुई है, मगर वो ये नहीं बता सका कि ये वो नहीं जो शाह की औलाद है, बल्कि ये उसका खून है और यही उससे गलती हुई थी। और फिर वो लोग पाकिस्तान आ गए थे, मगर 2 साल बाद उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से दोहा मीर को बीवी अम्मा ने संभाला था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा गुजरे सालों को सोच रहा था। वो भयानक रात उसे आज भी याद थी जब उसे पहली बार बाबा ने डांटा था और वो गुस्से में घर आया था। उसने मिसबा को भेजा कि दोहा को बुला लाओ। कुछ देर बाद वो वापस आई तो रो रही थी। क्या हुआ मिसबा, उसने आते ही पूछा तो वो बोली कि दोहा ने उसे थप्पड़ मारा है और लड़ाई भी की है, जबकि उसके बाजू पर जख्म भी थे। दोहा ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था और वहाज को ऐसे काम पसंद भी नहीं थे, जबकि अब दोहा को इसकी हरकत पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था और उसे कम ही ऐसा बुरा गुस्सा आता था। और जब आता था तो फिर दोहा ने अपने कमरे में थी और जब उसके कमरे में आई और उसे देखते उसके मामा और पापा के बारे में बुरा बोलने लगी। दोहा मीर को बुरा लगा और उसने उसे अपने कमरे से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। और फिर कुछ देर बाद वो उठी और बी अम्मा के कमरे की जानिब चल दी। एक वो थी उसकी माँ की जगह थी। दो दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई, मगर बी अम्मा वहाँ नहीं थी। वो बाहर तक आ रहा था। वो जल्दी वॉशरूम की जानिब बढ़ी तो दरवाज़ा खुला था और पानी की आवाज़ आ रही थी और फिर उसकी चीख बेसाख्ता थी। बी अम्मा, उसका खौफ से बुरा हाल था। बी अम्मा, वॉशरूम में खून फैला था और बी अम्मा का साकित वजूद पड़ा था। उनकी सांसें चल रही थीं। दोहा उनके करीब गई थी। रोते हुए वो उसे कुछ कहना चाहती थी, मगर उनसे बोला नहीं जा रहा था। बी अम्मा, ये किसने किया, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। और इससे पहले वो कुछ और कहती, उनकी सांसें रुक गईं। दोहा जल्दी से उठी और वहाज के कमरे की जानिब बढ़ी थी। वो उसके कमरे में दाखिल हुई तो वो नहाकर निकला था। वजी, उसे दोहा ने पुकारा तो वो उसको देखते ही मुंह फेर गया। वजी, वो उसकी जानिब बढ़ी और उसका हाथ हाथ पकड़ना चाहा तो वजी ने उसका हाथ झटक दिया था। जाओ यहाँ से। उसके इस कदर रूखे लहजे पर वो रो दी थी। एक तो पहले वजी का ये लहजा, वजी बात सुनो तुम मेरी। वो बुरी तरह डरी हुई थी, ऊपर से वो इधर अभी वो कुछ कहती। वजी ने बुरी तरह उसे झटक दिया था। दफा हो जाओ तुम, जान छोड़ दो मेरी। जबकि उसका इस कदर सख्त लहजा दोहा मीर को तोड़ गया था। वजी, उसने साकित सा उसे कहा तो वो जो पहले ही उस पर गुस्सा था अब मजीद उसे गुस्सा दिला रही थी। जाओ और अब कभी मेरे सामने मत आना। तुम दोहा मीर, मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। वो बुरी तरह धाड़ा था और दोहा को अपने कमरे से निकाल दिया था और फिर दोहा मीर चली गई। वहां से कमरे में आते वो 8 साल की दोहा मीर बेहोश हो गई थी। उसे बाबा ने बताया था कि उसकी कल की फ्लाइट है लंदन की। जब वो जाना नहीं चाहता था, बाबा को मना किया तो वो भड़क गए और उसे इतना कुछ सुना दिया और फिर वो सारा गुस्सा दोहा पर निकाला था। और फिर अगले दिन वो लंदन चला गया। सब बदल गया था। फिर अगले दिन बी अम्मा को दफना दिया गया था। दिलरुबा सुल्तान इस दुनिया से चली गई थी, मगर उसकी यादें आज भी थीं। किसी के पास कोई था जो आज भी उसको याद करता था। कोई आज भी अपनी गलती पर रोता था और वो था शुराइम शाह। मगर अब ना दिलरुबा वापस आ सकती थी और ना ही उसका उसे दिया दर्द कम हो सकता था। अब बस वो था और पछतावे के नाग जो उसे बार बार डसते थे। दिल ने कहा था मीर से एक बार, दुनिया ऐसी क्यों होती है कि किसी के बुरे अमल का बदला किसी और से लेती है।
ये भी नहीं देखती कि अगला बंदा पहले ही किस अज़ियत से गुजर रहा है या वो भी इस काबिल भी है कि इतना कुछ बर्दाश्त कर सके। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज उसे जाना था दादा की ज़मीन के लिए। वो अपनी तैयारी मुकम्मल करता बाहर बाग में चला गया था। हवा चल रही थी, शायद बारिश होने वाली थी। तभी उसकी नज़र दोहा की बालकनी की जानिब गई थी। यहाँ वो खड़ी थी, उसके हाथ में एक टेडी बेयर था, वही जो उस रात उसके हाथ में था। उस रात भी वो रो रही थी और अब भी वो रो रही थी। आंखें उसकी आसमां पर थीं, आंसू तवातर से बह रहे थे। उसकी आंखों से सरदार के दिल को कुछ हुआ था और फिर अब अचानक उसने वो टेडी बेयर हवा में उछाला था और वो ज़मीन पर जा गिरा था। दोहा मीर की सिसकियां गूंजने लगी थीं। वहां पर उसने सरदार को नहीं देखा था। अभी वो और चली गई थी, फिर बहार सुल्तान की नजरों से दूर, और फिर शायद ये उसका आखिरी दीदार था। बहार सुल्तान के दिल को कुछ हुआ था। एक आंसू खुद से ही उसकी आंख से निकलकर बह गया था और फिर वो चला गया था। वो घर में दाखिल हुआ तो रोशे कहीं ना थी। रोशे उसने पुकारा था मगर वो बाहर ना आई थी। उसने किचन देखा, फिर वॉशरूम और रूम देखा, मगर वो कहीं नहीं थी। जब अचानक उसका फोन बजा, शीरू की कॉल थी। हाँ हेलो, क्या हुआ? आज मैं आया था तुम्हारे घर और फिर रोशी को बता दिया। जैसा सोचा था उसका रिएक्शन वैसा था। अब बहुत गुस्से थी वो। क्या तुमसे कुछ कहा उसने? उसकी बात सुनते वो चौंका था। अब क्या होगा वो ना जाने कि क्या कहना चाहती थी। फिर उसे एक ख्याल आया। वो जल्दी से साथ वाले घर गया जहाँ वो अक्सर जाती थी। उसने दरवाज़ा बजाया तो अम्मा जी ने दरवाज़ा खोला तो उनसे उसने रोशनी का पूछा तो वो लाइल्मी का इजहार कर गई। और वो हर जगह देख चुका था, ना जाने कहाँ थी वो। उसका दिल रुक रुक कर चल रहा था और फिर वो नीचे गेट के पास गया था। तुमने किसी लड़की को देखा इधर काले कपड़ों में? उसके बताने पर बिल्डिंग के पीछे बने उसने वॉचमैन से पूछा था। और फिर पार्क में भी गया था जहाँ वो एक बेंच पर बैठी थी और वो उसे दूर से देखते पहचान गया था। उसे बता दिया था वो सब बस इन दोनों को एक करने के लिए उन्होंने प्लान किया था। और रोशे को झटका लगा था। आज वो किसी और के नाम हो गई थी। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। रुखसती का वक्त हुआ तो वो नाना के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। फंक्शन गांव में ही था, बिल्कुल छोटा सा फंक्शन। हसन अलवी आया, उसके निकाह हुआ और अब रुखसती थी। उसने कल से बहाज को नहीं देखा था। कल उसकी याद के साथ वो आखिरी बार रोई थी। वो मोहब्बत जो उसकी कभी ना थी, वो दिल के एक कोने में दफन हो गई थी और फिर उसे रुखसत कर दिया गया था। उसने आखिरी नज़र विला को देखा था जहां उसकी ज़िंदगी के सर्दो गम गुजरे थे। और आज वो जा रही थी, फिर ना जाने कब उसे आना था। और उसने एक आखिरी नज़र सबको देखा था। शायद कोई उसे रोक ले, मगर कोई ना था जो उसको कहता मत जाओ। उसकी रुखसती हो गई, वो चली गई थी हमेशा हमेशा के लिए। ओह! अच्छा हो गया, एक बला टल गई हमारे सर से। वो दादा के कमरे में आते बोली। तो मुस्कुराए थे। अब वहाज को क्या जवाब देना है, मगर फिर वो परेशानी से बोले थे उसको खुद ही पता चल जाएगा तो देखिए, मगर आप उसको ये कहिएगा कि दोहा अपने शौहर के साथ कहीं और चली गई है और इस नई जगह का इल्म आपको नहीं है। आगे जब वो उसे पता चलेगा जाएगा तो उसे एक बंदा कहेगा कि उनका कोई इल्म नहीं, और फिर वो वापस आएगा और कुछ दिन ही ऐसे गुजारेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा और आपके कहे के मुताबिक काम करेगा। और हाँ, बी अम्मा के कातिल को शायद दोहा जानती है, मगर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। मैंने उसके लिए पक्के सबूत तैयार कर लिए हैं। वो मकरू चेहरे से बोली थी। हाँ, वो थी एक हासिद, हसद करने वाली। उसे दोहा मीर का वजूद नाकाबिले कबूल लगता था। वो उसकी खुशियों से बैर खाती थी। वो दोहा मीर को बेबस कर देना चाहती थी और उसने ऐसा गेम खेला था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और फिर उसने सबसे पहले उसकी बी अम्मा को कत्ल किया था। सरदार के दिल को उससे बदगुमान किया था और फिर दोहा अकेली हो गई थी। बिल्कुल, वो अक्सर दोहा को दिखाने के लिए बस फ़ोन कान से लगाकर सरदार से बात करने का ढोंग करती थी। दोहा बस उसकी आवाज़ तक सुनने को तरसती थी। 10 साल दोहा मीर को उसने मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर किया था और उसकी हर अजीज़ चीज़ छीनी थी जो उसे पसंद थी। और फिर वहाँ सुल्तान लौट आया था, मगर वो तब भी बाज ना आई थी। उसने दादा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था, दोहा को इस घर से निकालने का प्लान। और फिर वो लोग सरदार को दूर भेजकर धोखे से दोहा को रुखसत कर चुके थे। वहाज को दूर इसलिए भेजा था क्योंकि वो जानते थे कि वो कुछ ना कुछ करके दोहा को किसी और का नहीं होने देगा। और फिर वो कामयाब हो गए थे क्योंकि वहाँ सिग्नल तक नहीं आते थे तो फ़ोन कर भी नहीं सका था और किसी और ने भी उसे फ़ोन नहीं किया था। वो उसको जहन्नुम में धकेल चुके थे, उसकी ज़िंदगी में ज़हर घोल चुके थे, मगर नहीं जानते थे वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सब देख रहा है। रोशे, वो उसकी पुकार पर मुड़ी थी और वामिक उसे खींचकर गले से लगा गया था। यहाँ क्यों आई हो? मुझे बता देती, मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रहा था यार। वो उसका चेहरा हाथों में थामे बोला था, जबकि रोशे बस खामोश थी। वो उसका हाथ पकड़े उसे वापस घर ले आया था और फिर उसे सोफे पे बिठाते उसके पास बैठा था। क्यों चली गई थी मुझसे? दूर जाना चाहती हो? वो सवालिया लहजे में उससे पूछ रहा था। नहीं, वो सर रफ़ी में हिलाते बोली थी। और फिर क्या हुआ? वो उससे पूछ रहा था। वो प्यार लौटाता लहजा। रोशानी को फिर से रोना आने लगा। क्या हुआ मेरे सुकून को? क्यों चुप हो? बोलो, मार लो मगर रो नहीं प्लीज, वो इल्तजाइया लहजे में बोला था। रोशानी एकदम उसके
गले लगकर रोने लगी थी, जबकि वामिक बेबस सा उसके गिर्द बाजू बांधते उसे खुद में भेज गया था। रोशानी ने आज उसकी डायरी पढ़ी थी, जिसमें वामिक के इश्क की दास्तान लिखी थी। उसने पढ़ा था उसके लिखे गए लफ्जों को। वो सिर्फ लफ्ज ना थे, वो ना जाने क्या था। रोशानी राहिब कमाल को अपनी मोहब्बत उसके सामने कुछ नहीं लगी थी, वो तो हर हद पार करने को था उसके इश्क में। वामिक उसके पुकारने पर वो उसे देखने लगा, तो वो उसकी आंखों में देख रही थी जहां एक नया जहां आबाद था, उसके इश्क का जहां। और फिर वो ऊपर होते आंसू भरी आंखों से उसके माथे को चूम गई थी। फिर उसने उसकी आंखों पर अपने लब रखे थे, यूं जैसे उसके सारे गम अपने नाम कर रही हो, जो उसने बर्दाश्त किए थे। और वामिक सुल्तान साकित सा उसके सामने बैठा हुआ था। फिर वो उसका सर पकड़ते अपने सीने से लगा गई थी, यूं जैसे कह रही हो, बहा दो सारे दुख अजियत आज मेरे पहलू में, क्योंकि आज के बाद इश्क की एक नई दास्तां रकम होगी। और वामिक सुल्तान उसके सीने से लगा बस साकित सा था। एक आंसू उसकी आंख से लुढ़का था, वो शुक्र का था। आज वो उसे मिल गई थी मुकम्मल, वो भी इससे इश्क करती थी। सज्जाए शुक्र तो फिर बनता था ना। इन दो लोगों का जुदा रहना कठिन है, जिन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर चाहतों का लम्स महसूस किया हो। वो घर पहुंचे तो वो उससे गाड़ी से उतरकर घर जाने को कहता कहीं चला गया था। दोहा अकेली बिल्कुल अंदर आ गई थी, वहां कोई नहीं था। उसे एकदम डर लगने लगा था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। वो सोफे पर जाकर भी बैठ गई और काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो ना आया तो दोहा उठी और कमरा देखने लगी। एक कमरा जो उसे लगा कि उसका हो सकता है, वो उधर दाखिल हो गई थी। कोई सजावट नहीं की गई थी, ना कोई इंतजाम। रात के ना जाने कौन से पहर उसकी आंख खुली थी जब वो अंदर दाखिल हुआ था। आ गए आप, वो बोली तो हसन अलवी ने उसकी जानिब देखा था। वो अब भी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। रात के 3 बज रहे थे। वो सो जागी कैफियत में खड़ी थी। दुपट्टा ना जाने कहाँ था, वो उसकी जानिब बढ़ा था, लेकिन एकदम लड़खड़ाया था। दोहा ने उसे संभाला था। क्या हुआ? उसके पूछने पर वो उसे खुद से दूर झटक गया था। दूर रहो मुझसे, दोहा ने हैरत से उसे देखा था। तुम मेरे करीब मत आओ। और फिर वो बेड पर लेट गया था। दोहा अब भी वैसे ही खड़ी थी। इधर आओ। उसके बुलाने पर वो डरी थी। जी। और उसके करीब आ गई थी। इधर बैठो जमीन पर। उसके कहने पर वो उसके चेहरे की जानिब हैरत से देखने लगी थी। सुना नहीं क्या कहा मैंने? इधर बैठो जमीन पर। जबकि वो उसकी धाड़ पर सहमती हुई जमीन पर बैठी थी। हाँ, अब यहीं बैठी रहो सारी रात। और फिर वो करवट बदल कर सो गया। दोहा मीर दुल्हन के कपड़ों में जमीन पर अपने शौहर के कदमों में बैठी हुई थी। एकदम वो रो दी थी। सिसकियां दबाने को उसने मुंह पर हाथ रखा था। और फिर दोहा मीर की जिंदगी बदल गई थी। ये कहना गलत ना होगा, जहन्नुम बन गई थी। वो कई कई दिन तक घर से गायब रहता था, और जब भी घर आता जल्दी में होता या कोई ना कोई काम आ जाता उसका, और वो फिर चला जाता। उसकी शादी को महीना गुजर गया था, मगर वो अभी तक संभली ना थी। किस्मत का हर वार पहले से ज्यादा जोरदार होता। जब कभी उसके किसी बात पर गुस्सा आता तो वो दोहा मीर को नोचता था। उसके जिस्म पर मार के ना जाने कितने निशान थे, और वो एक वहशी जानवर था जिसके साथ उसे बांधा गया था। और यूं ही उसे उसके जुल्म सहते 1 साल गुजर गया था। वो जब वापस आया तो उसे कुछ बदला बदला सा लगा था, मगर वो जान ना पाया था। मगर एक दिन जब वो जुनान खाने की जानिब जा रहा था, उसे 2 नौकरों की बात करते सुना था। वैसे अच्छा नहीं हुआ उनके साथ, जो यूं उनको ऐसे ही किसी के साथ भी रुखसत कर दिया गया। बेचारी ना जाने क्या क्या सहती होगी इस घर में। कोई इनका ना था, अगले घर ना जाने क्या हुआ होगा। वो बंदा तो वैसे ही पागल लगता था, समझे। वो लोग किसी की बात कर रहे थे, वो उनकी जानिब बढ़ गया। किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? उसके पूछने पर वो दोनों सहम गए थे। उसके गुस्से से तो सब वाकिफ थे, वो किसी की नहीं साहब, वो दोनों बोले तो उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बता रहे हो या नहीं? उसने बस ये कहा था, और वो दोनों हिम्मत करते बोल गए थे। वो जी दोहा बेगम की। और सरदार को लगा उसको सुनने में गलती हुई है। क्या कहा? उसने फिर पूछा था। वो जी दोहा बेगम की। और वह हाज सुल्तान साकित रह गया। ये कैसे हो सकता है? वो जल्दी से अंदर की जानिब बढ़ा था। सामने बिस्वा खड़ी थी। इधर आओ। उसके बुलाने पर वो उसकी जानिब आई थी। क्या हुआ? दोहा कहाँ है? उसके पूछने पर मिसबा का रंग उड़ा था। वो अपने घर है, उसने कहा। तो सरदार को जैसे अब झटका लगा था। ये कैसे हो सकता? वो जल्दी से दादा के कमरे की जानिब गया था, जहां वो आराम कर रहे थे। ये क्या है? आपने कहाँ भेजा है दोहा को? वो तो इस लहजे में आज पहली बार उनसे बात कर रहा था। बरखुरदार बात करने की तमीज भूल गए हो क्या तुम? वो आराम से बोले थे, पहले ही जानते थे उसका रिएक्शन। मैंने पूछा है कि आपसे उसका जवाब दें। किससे पूछकर आप लोगों ने उसकी जिंदगी का फैसला किया था? कहाँ है वो? उसे हमने उसकी मर्जी से रुखसत किया है। उसने हाँ की थी। उसके लिए तुम कौन होते हो उसकी जिंदगी में आकर ढोंस जमाने वाले? उन्होंने अलमारी से एक पर्ची निकाली और उसे दी। अगर इसे मिलना चाहते हो तो जाओ मिलाओ। और फिर वही हुआ जो उन्होंने कहा था, और उसे वहां ना मिली। वो लोग कहीं और चले गए थे, और वहां सुल्तान आज सही मैनों में हारा था। और उसने उसे जगह जगह तलाश किया था, मगर वो कहीं नहीं थी। वो पागल हो रहा था उसकी जुदाई में, मगर वो कहीं नहीं थी। ना जाने कहाँ चली गई थी, किस हाल में थी। वो तड़प रहा था आज बहाज सुल्तान, मगर कोई नहीं था उसके पास। उसे आज इल्म हुआ था दोहा मीर की तकलीफ का, जब उसके पास कोई ना था।
अरसा हुआ था उसे देखे। बहार सुल्तान बेबस था, बहुत बेबस था। सताकर मुझे बेबस करती हैं, सताकर मुझे बेबस करती हैं, तेरी यादें भी हद करती हैं। वो नीली आंखों वाला सरदार दोहा मीर के इश्क में आज बेबस था। बहुत एक बार मिल जाओ दोहा मीर, तुम्हें 7 पर्दों में छुपाऊंगा कि कोई आंख तुम तक नहीं पहुंच सकेगी। 1 साल बाद वो पहले से शादीशुदा इंसान था। उसे जब ये बात पता चली तो वो साकित रह गई थी। भला कोई इतना कैसे गिर सकता है? नाना ने उसे ऐसे इंसान के साथ बांधा था कि वो खुद ही अपने मरने की दुआएं करने लगी थी। हसन अलवी को वो बेची गई थी एक बिजनेस डील के बदले। और फिर दोहा मीर को जब ये बात पता चली, उसने घर से भागने की कोशिश की थी मगर नाकामयाब रह गई और उसे सजा मिली थी। हसन अलवी ने उसे इतना मारा था कि उसके बाजू टूट गई थी और फिर उसे खूब अच्छे से जख्मी करने के बाद बोला था, तुम जैसी लड़की मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर हसन अलवी ने उसे तलाक दे दी थी और वो उसके घर से निकल गई थी, बिल्कुल खाली हाथ। दर्द से जान निकली जा रही थी उसकी। आज साल बाद भी वो वैसा ही था। सरदार बहार सुल्तान आज भी दोहा मीर के इश्क की कैद में था। जैसे दोहा मीर ने तो 10 साल किया था मगर वो 1 साल सरदार बहार सुल्तान ने ना जाने कैसे गुजारा था। दोहा मीर उसकी पल पल याद आती थी और वो आज भी उसको देखने को तरसता था। वो आखिरी दीदार उसे याद था आज भी, जब वो रो रही थी और फिर उसके बाद वो उसे देख ना सका था। हाँ हेलो, आज कहाँ मिले हो तुम? वो फ़ोन पर किसी से पूछ रहा था। मेरा एक्सीडेंट हो गया यार, छोटा सा। मैं यहाँ पास ही सरकारी अस्पताल में हूँ। वो और ईसा एक बिजनेस डील के लिए बलूचिस्तान आए हुए थे। अब वो वापस जाने वाले थे और अब ईसा का एक्सीडेंट हो गया था। ना जाने अब कौन सी हड्डी तोड़वाई है खबीस इंसान ने। वो उसको दिल में गालियां देता गाड़ी लेकर निकला था और अस्पताल में दाखिल हुआ था। कमरा नंबर पूछते वो उसके कमरे में पहुंचा तो वो आराम से सेब खाने में मसरूफ था और साथ साथ फ़ोन में पिक्स बना रहा था मुख्तलिफ पोज लेकर। क्या हुआ तुम्हें? उसके पूछने पर वो सीधा हुआ था। क्या बताऊं यार, एक जालिम हसीना ने मुझे ठोक दिया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर वो उठाकर प्यार से अस्पताल लाई थी। ईसा के बताने पर उसकी जानिब देखा था उसने, जिसके सर पर पट्टी बंधी थी। बस तुम एक चोट खाकर अस्पताल पहुंच गए हो, शर्म नहीं आई? वहाज के पूछने पर वो मुंह बना गया था। क्या यार, मुझे इधर सर पर चोट आई है और तुम मुंह के गुस्सा कर रहे हो? उसके बोलने पर वो बोला तो वहाज ने तासुब से उसे देखा था। लगता है चोट तुम्हारे सर पर आई है। मैं बिल पे कर लूँ, तुम जरा अपना सामान बांधो। और फिर वो बाहर निकल गया था। वो जल्दी जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल करती घर की सारी लाइट्स ऑफ कर गई थी। वो बस आने ही वाला था और फिर एकदम दरवाज़ा खुला था। वो पूरे घर में अंधेरा देखकर हैरान हुआ था। रोशे उसे रोशनी को पुकारा था और आगे बढ़ते लाइट ऑन करना चाहिए तो आगे किसी ने पीछे से हक किया था। वो समझ गया कि रोशाने है। वो पलटा और उसे सीने से लगा गया। रोशे, मेरे फोन लाइट क्यों ऑफ की है? वो उसका माथा चूमते बोला था। रोशे दिल से मुस्कुराई थी और उसकी गाल पे लब रख गई थी जबकि वो आंखें मूंदे मुस्कुराया था। उफ, वो उसका नरम सा लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते वो उसे खुद में जोर से भींच गया था और फिर हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर गया। और रोशे को देखते उसका दिल जोरों से धड़का था। वो उसकी लाई इंडियन साड़ी में मलबूस उसे बहका रही थी। मेहरून कलर की डीप गले वाली साड़ी में मलबूस उसे बहका रही थी। इतना सजने संवरने की क्या जरूरत थी अजीजम? वो उसे अपनी गोद में बिठाते बोला था। तुम्हारा शौहर तो पहले ही तुम्हारा दीवाना है। और फिर वो उसके लबों पर झुक गया था। कुछ देर बाद वो पीछे हुआ तो वो अपना सर उसके सीने से लगाए गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। वो उसके गीले लबों को देखते झुकते शिद्दत से इन्हें चूम गया। रोशे ने उसकी जानिब देखा तो उसकी आंखों में खुमार देखते वापस चेहरा उसके सीने में छुपा गई थी, जबकि वो उसकी इस अदा पर कहका लगा गया था और फिर उसको उठाते कमरे की जानिब बढ़ गया था। वो बड़ी मुश्किल से चलती एक करीबी अस्पताल में पहुंची थी। वो कोई सरकारी अस्पताल था। वो दर्द से बेहाल होते चादर में अपना वजूद छुपाए जाकर पर्ची लेने को लाइन में खड़ी हो गई थी। आज वो किस हाल में थी और उसको कोई अपना ना था उसके पास, बल्कि उन्होंने ही उसे इस हाल में पहुंचाया था। वही तो जिम्मेदार थे इस सब के और उसे बेच दिया गया। उसके नाना उससे नफरत करते थे मगर इतनी कि वो उसे बेच देंगे वो नहीं जानती थी। वो दोहा मीर जो हर किसी के मुंह पर जवाब देती थी, खुदसर थी मगर बावकार थी। इससे उसका वकार छीन लिया गया था। उसकी जात का मान टूट गया था। वो चूर चूर हो गया था मगर वो जो सीने में दिल था वो आज भी इस नीली आंखों वाले के लिए धड़कता था। मगर उसे लगता था कि वो मोहब्बत के लिए बनी ही नहीं है। जो भी था उसने इस 1 साल में इंतजार किया था। वहां सुल्तान शायद एक बार ही उसको ढूंढता हुआ आए मगर उसका इंतजार ही रहा था। मगर ना वो आया ना कभी उसके खानदान के किसी फर्द को उसकी कभी याद आई थी। वो दोहा मीर सुल्तान आज अपने टूटे हुए बाजू के साथ खड़ी थी एक सरकारी अस्पताल की लाइन में। वो बिल पे करता मुड़ा और फिर उसके कदमों के साथ जैसे दिल भी रुक सा गया था। वहाँ वो वही थी, बड़ी सी चादर में खुद को छुपाई खड़ी थी। वो दोहा मीर ही थी। दोहा पहली बार उसकी जुबान से लफ्ज टूट टूट कर निकल रहे थे। दोहा ने अपने नाम की पुकार पर सर उठाया था और अपने सामने खड़े सरदार बहार सुल्तान को देखकर वो अनजान बनते मुड़ गई थी। दिल ने एक पल में फैसला किया था। वो देर से कदम लेते बाहर निकल गई थी। वो जल्दी से उसके पीछे बढ़ा था।
मगर वो तेज तेज चलती बाहर निकल गई थी और कहीं भीड़ में गुम हो गई थी। वो दर्द से दोहरी होती अस्पताल के बिल्कुल सुनसान हिस्से में आ गई थी और अब उसकी बस हो गई थी। वो दीवार से टेक लगाते हिचकियों से रोते ज़मीन पर ढह गई थी। उसके हवास जवाब देने लगे थे। वो मुसलसल रो रही थी। ऊपर से कुछ खाया पिया भी नहीं था उसने कल से। वो बाहर निकला तो वो कहीं ना थी। उसके दिल को कुछ हुआ था उसे इस हालत में देखकर। दिमाग जो सोच रहा था वो सोचना नहीं चाहता था। वो तेजी से धड़कते दिल से उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। अब वो अस्पताल के एक सुनसान हिस्से में आ गया था जब अचानक उसे किसी की सिसकियों की आवाज़ आई थी। कोई निहायत तकलीफ में था। वो आगे बढ़ा तो वो वजूद दोहा मीर का था। वो दर्द से बेहाल थी। वह आज बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी बाहों में उठाए बाहर की जाने बढ़ा था, जबकि दोहा मीर की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं और उसने वहाज सुल्तान के वजी चेहरे को देखा था जो उड़े रंग के साथ हवास बाख्ता सा उसे उठाए गाड़ी की जानिब जा रहा था। दोहा आंखें मत बंद करना, उसे कह रहा था और उसे याद था जब बचपन में एक बार वो बीमार हुई तो वहाज ने उसे इसी तरह उसका ख्याल रखा था। उसे दोहा की आंखें बंद करने से खौफ आता था। वो उसे गाड़ी में बिठा रहा था मगर उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्र के तासरात देखकर दोहा को अच्छा लग रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट करते दूसरे बड़े अस्पताल की जानिब मोड़ गया था। जानता था यहाँ इलाज बहुत देर से होगा। दोहा का एक हाथ अब भी उसकी गिरफ्त में था। दोहा, उसने पुकारा तो दोहा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। दोहा, मीर मेरी तरफ देखो, वो बोल रहा था मगर दोहा साकित थी, बस सांसें चल रही थी। उसका वजूद ठंडा पड़ने लगा था। वो अब उसे उठाए गाड़ी से निकाल रहा था। दोहा, आंखें बंद मत करो। वो इमरजेंसी की जानिब जा रहा था। अब दोहा ने बंद होती आंखों से एक आखिरी नज़र वहां सुल्तान को देखा था। उसकी आंख से एक आंसू बेमोल हुआ था और फिर उसकी आंखें साकित हो गई थीं। दोहा, वहाज उसे देखते जोर से बोला था मगर उसके वजूद में कोई हलचल नहीं थी। वो उसे स्ट्रेचर पर लिटा रहा था और फिर दोहा मीर का हाथ उसके हाथ से छूट गया था। वहाज ने खाली खाली नजरों से अपने खाली हाथ को देखा था और एक आंसू उसकी आंख से निकलकर उसकी दाढ़ी में जज्ब हो गया था। वो कब से रूम के बाहर खड़ा था मगर अभी तक डॉक्टर्स ने कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया था। दोहा की जानिब से उसका बाजू टूटा था, ऊपर से उसका होश में ना आना। डॉक्टर्स परेशान थे। उसकी दिमागी हालत ठीक ना थी। वो ना जाने कब से टॉर्चर सह रही थी जो अब वो इस हाल में थी। उसकी बॉडी कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। डॉक्टर्स परेशान थे। वो जीना ही नहीं चाहती थी। बहार सुल्तान को अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थी। दोहा मीर, आज मैं तुम्हें अपनी सांसें देने को भी तैयार हूँ, बस एक बार ठीक हो जाओ। आज उसे पता चला था किसी अपने को खो देने का खौफ कैसा होता है। दिल रुक रुक कर चल रहा था। उसका दिल चाहा कि वो वहीं फूट फूट कर रो दे। वो उजड़ी हालत में आईसीयू के बाहर खड़ा था और फिर एकदम सुर्ख बत्ती बुझ गई। डॉक्टर बाहर आए थे। क्या हुआ, वो ठीक है अब? उसके पूछने पर वो सर नफी में हिला गए थे। उन्हें एक लंबे अरसे से शदीद किस्म का सख्त जहर दिया जा रहा था। वो उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका था जिसकी वजह से उनका बचना नामुमकिन था। मगर वो जहर इनकी बॉडी से रिमूव होते ही उन्होंने थोड़ा रिस्पॉन्स दिया मगर अब फिर से उनकी वही हालत है। इनका बचना नामुमकिन है। अब उनकी सांसें अटक रही हैं और आप जाएं उनसे आखिरी बार मिल लें। डॉक्टर के ये सब कहने पर वहाज सुल्तान बिल्कुल साकित सा रह गया था। ना जाने कितने आंसू उसकी आंखों से बह गए थे। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर की जानिब बढ़ा था और अंदर जाकर दोहा मीर के सिर से सर टिकाए शिद्दत से रो दिया था। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वो ऊंचा लंबा मर्द इस छोटी सी लड़की के सर से सर टिकाए धाड़े मारे रो दिया था और फिर अचानक उसे खुद में भेज गया था, यूं जैसे खुद में छुपा लेना चाहता हो। मगर एकदम मशीन की आवाज़ें आने लगी थीं। डॉक्टर जल्दी से अंदर बढ़े थे। उसकी सांसें जिस्म का साथ छोड़ रही थीं। हाँ, दोहा मीर की सांसें एकदम रुक रुक कर चलने लगी थीं। वहाज सुल्तान वहीं रूम के फर्श पर ढह गया था। उसका वजूद लरज़ रहा था। तब डॉक्टर दोहा को देख रहे थे जब एकदम मशीन रुक गई। इससे आवाज़ आना बंद हो गई थी। डॉक्टर्स पीछे हटे और एक दूसरे को देखा था। फिर वो मुड़े और वहाज के सामने बैठ गए थे। वहाज मशीन की आवाज़ रुकने से बिल्कुल साकित सा था। उसने डॉक्टर की जानिब देखा था और फिर डॉक्टर उसे देखते एकदम मुस्कुरा दिए थे। मुबारक हो, इनकी सांसें नॉर्मल हो गई हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। जबकि वहाज बेयकीनी से उन्हें देख रहा था और उसे लगा वो बस उसे दिलासा देने को बोल रहे हैं। मगर फिर वो उठकर चले गए थे। कमरे में मौसा सन्नाटा था। जब वहाँ आवाज़ गूंजी थी वो वजी और वहाज सुल्तान जैसे जिंदा हुआ दोबारा। वो झटके से उठा था और दोहा को देखा जो उसे ही देख रही थी और वहाज सुल्तान झटके से उसे खुद से लगा गया था। दोहा, वो उसका नाम लेता सिसक उठा था। वो मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे तेज बारिश के बाद धूप हो। दादा साईं को फालिज का अटैक हुआ था। वो बिस्तर पर पड़ गए थे। मिसबा का जुर्म साबित हो गया था कि उसने भी अम्मा को कत्ल किया है क्योंकि एक और मुलाजिम ने भी उसे कत्ल करते देखा था। वो जहनी मरीज बन गई थी। वामिक और रोशे के घर नया बेबी आने वाला था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे एक दूसरे के साथ। शाह हवेली वालों को सच्चाई बताकर शेरू ने सारे मामला सही कर लिए थे। शाहरिम शाह और हैदर सुल्तान आज भी अपनी गलतियों पर पेशमान थे मगर इनकी की गई गलतियों ने जो जिंदगियां बर्बाद की वो सही नहीं हो सकती थी। नाना को जब इल्म हुआ कि दोहा शाह खानदान का खून नहीं बल्कि मीर की औलाद है, वो तब से मरीज बन गए थे। अपने खून के साथ इतना सब करते रहे थे वो। और इद्दत ख़त्म होते ही वहाज और दोहा का निकाह हो गया था।
मगर अब वहाज दोहा को कभी सुल्तान विला नहीं लाना चाहता था, जिससे बुरी यादें जुड़ी हुई थी। वो और दोहा मीर खुश थे बहुत अपनी ज़िंदगी में, और हसन अलवी उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों टांगों से महरूम हो गया था। ये सज़ा थी शायद उसकी। 5 माह बाद वजी ना करें, मुझसे देखते घूर कर देखते बोली थी, जबकि वो तब भी पास नहीं आया था, मुसलसल उसे तंग कर रहा था। वजी, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। दोहा के एहतजाज को नज़रअंदाज करते वो उसके लबों पर झुका था और वो उसकी सांसों को खुद के अंदर उतार रहा था। कतरा कतरा उसकी सांसें रुकने लगी थीं जब वो पीछे हुआ था और उसे अपने सीने से लगा गया था। उसका चेहरा खून छलका रहा था। आप मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, वो शिकायती लहजे में बोली। तो वो उसकी नाक पर लब रख गया था। तो मेरी छोटी सी बीवी मुझे तुम पर प्यार जो इतना आता है, तुम्हारी गलती है, तुम क्यों इतनी प्यारी हो। उसकी बात पर दोहा सुर्ख हुई थी। मैं तो वैसे भी बहुत प्यारी हूँ, मगर आपकी नीयत ही खराब है, वो बोली। तो वहाज को उस पर टूट कर प्यार आया था। वो उसकी नाक पर झुकते उसको सुर्ख सा कर गया था। फिर बोला, देखो जानम, अब तुम जब मेरी दी हुई नोजपिन को इतने प्यार से पहनोगी तो नीयत तो फिर खराब होगी ना मेरी। जबकि दोहा उसको फिर से खुद पर झुकते देख जल्दी से उसके सीने में सर छुपा गई थी। वह आज उसके सर पर लब रखे आंखें मूंद गया था।